हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी कर रहे हैं और हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें लगभग हम लोगों ने 7 चैप्टर को कवर किया और 7 चैप्टर का जो हमारा एमसीक्यू है आज के हम वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपके बायोलॉजी का 70% जो सवाल हैं आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम को उठा ले, XYZ कोई भी एग्ज़ाम को उठा ले, चाहे वो एग्ज़ाम CDS का हो, चाहे वो CAPF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो, BPSC टीचर का एग्ज़ाम हो, सारे के प्रश्न बायोलॉजी के प्रश्न आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी जो हम ये पहला फेज करेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जो करने वाले हैं इसमें हम लोग लगभग 80+ सवालों को करेंगे। ठीक है, और 80+ सवालों में जो भी हम लोग सवाल देखेंगे वो सवाल चाहे तो NDA में पूछा गया हो और उसमें से लगभग 50 सवाल 80 सवाल हम लोग जो करेंगे उसमें लगभग 50 सवाल जो हमारा रहेगा वो हमारा BPSC टीचर का सवाल होगा। BPSC टीचर का जो बायोलॉजी का जो सवाल पूछा गया, जो मैंने पढ़ाया है उन टॉपिक से, है ना, जैसे मैंने जिस तरह के तरीके से मैंने आपको पढ़ाया और सवाल आपको उस तरह के देखने को मिलते हैं, जितना मैंने चीज़ों को डिटेल किया वो सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लगभग 180+ प्रश्नों को करेंगे। जो हमारा जो मैंने आपको जैसा बताया था कि जो अरिहंत वाला बुक है उसका जो MCQ है उसको हम लोग करेंगे। लगभग 300+ प्रश्न करेंगे। 7-8 टॉपिक है तो 300 प्रश्न तो जाहिर सी बात है कि हम लोग करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर का हम लोग 50 सवाल करते हैं ना। तो जैसा कि हम लोगों ने सेल का किया, टिश्यू का किया है ना, तो ये हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है इसका हम लोग करने वाले हैं करीब 300+। तो हम आते हैं हम लोग पहले सवाल की और बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को और हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। एक एक टॉपिक, एक एक सवाल को जिन्होंने वीडियो नहीं भी देखा होगा 7-8 वीडियो, वो इन क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बायोलॉजी सीख जाएंगे 70% पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, एक मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या भूमिका पाचन तंत्र में। पहला बात, क्रमाकुंचन गति होता क्या है तो बोलेंगे पाचन तंत्र में। ये एक तरह का इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है। अच्छा, कैसा है भैया? तो पहले बात, क्रमाकुंचन के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले बहुत नॉर्मल चीज समझना है ना। एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स, अच्छा इनवॉलंटरी मतलब कि अनैच्छिक है ना, हमारे मन से नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है और रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा है? कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति जनरली क्या होता है, हम लोग खाते हैं ना तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में खाना आगे बढ़ते जाता है ऑटोमेटिक। वो मूवमेंट जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। तो क्या हमारा है? प्रोपेलिंग द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाना, यही होता है कर्माकुंचन। देख सकते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर खाना आगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ रहा है। ये गति हमारा पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है और हिंदी में कर्माकुंचन बोलते हैं, जो कि एक तरह का इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। बहुत इजी चीजें हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ज़्यादा परेशान होना है ना, बहुत आराम से बनाएंगे। ठीक है, आगे ये सब सवाल BPSC टीचर का। ठीक है, फिर देखिए BPSC टीचर का फिर से सवाल आपका है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ बॉल, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार। अभी मैंने बताया संकुचन और विस्तार की गति, भोजन को आगे टेलना, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होना, ये होना, तो भोजन को आगे की तरफ धीरे धीरे टेलना हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही तो कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो देखिए, सवाल अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से बनेगा। बात वो सजन क्या होता है, जब प्लांट अपने लीफ के थ्रू पानी को छोड़ता है ना, पानी को बाहर निकालता है, तो क्या कहलाता है आपका? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है? लीफ में खाना बन रहा है, लीफ से अदर पार्ट में सब कुछ पहुंचाना, वो ट्रांसलोकेशन हुआ, वो ट्रांसलोकेशन हुआ। तो ये सब हम लोग जब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे फिर से हम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कर्माकुंचन के बारे में समझ गए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन। लीवर के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, शायद मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐड। चलिए, तो लीवर के बारे में मैंने क्या आपको बताया था कि देखिए, लीवर जो है, पहला बात कि लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है हमारा है तो बोलेंगे लीवर। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? पेनक्रियाज आता है। लीवर के बारे में मैंने क्या बताया? लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। सबसे बड़ी ग्रंथि
और थोड़ा ब्राउन टाइप का कलर है, लाल और भूरा कलर का होता है आपका लीवर, है ना। जनरली 1200 से 1500 ग्राम के बीच में होता है लीवर, है ना। 14 मतलब 1200 से लेकर 1500 ग्राम का लीवर होता है जनरली, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो सबसे मेन चीज़ है, लीवर का क्या क्या काम है। लीवर का काम पहला था कि वाइल सेक्रेशन ऑफ बाइल, वाइल जूस का सेक्रेशन करना, सेक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल जूस को सेक्रेशन करेगा। और लीवर के पास ये होता है गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर पित्ताशय जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पित्त को रखता है। तो पहले प्रोडक्शन ऑफ बाइल तो सही फंक्शन इसका है भैया। फिर सेकंड चीज़ अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, जब ग्लैंड में पढ़ा रहा तो मैं वहाँ पे भी बता रहा था कि कैसे ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और एनर्जी स्टोर करता है। जब भी हम खाना वाना नहीं खाएंगे, हमको एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजेन को फिर ग्लूकोज के रूप में तोड़ेगा। ये कौन काम करता है, ये काम आपका लीवर करता है। ये भी आपका सही हो गया भैया, है ना, ये भी आपका सही हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी कभी जनरली जब हमारे कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ ऐसा कुछ हमारे बॉडी में चला आएगा, तो उसको डिटॉक्स करने का काम करेगा कौन करेगा, आपका लीवर करेगा। कौन करेगा, आपका लीवर करेगा। तो ये भी हमने बताया था आपको, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन से ऐसा कोई काम हमारा लीवर नहीं करता। हमारा लीवर किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करने का काम नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो लीवर इस तरह का काम नहीं करता। हाँ, लीवर हमारा हिपैरिन को सेक्रेट करता है। मैं यहाँ लिख दूँ, लीवर हमारा क्या करता है, हिपैरिन नाम के, हिपैरिन जो एक तरह का क्या हमारा है, एंटी कोगुलेंट है ना, हमारे ब्लड को हमारे शरीर के अंदर जमने से रोकता है, वो हिपैरिन है। तो हिपैरिन को भी सेक्रेट करने का काम कौन करेगा भैया, लीवर करेगा, है ना। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी को भी आपका रखने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा। तो लीवर के बारे में इतना आप जानेंगे। और बहुत सारा चीज़ है, जब हम अमीनो एसिड को भी चेंज करना पायरूविक में, ये भी लीवर का ही काम है। जब इन्फेंट होता है, जब मतलब भ्रूण में जब होता है, तो उस समय ब्लड सेल बनाना, आरबीसी ये सब का निर्माण करना, ये भी लीवर का ही काम है। तो लीवर के बारे में इतना मैंने बता दिया, जो कि सफिशियंट, इससे ज़्यादा बाहर भी सवाल नहीं आता है, कोई भी एग्जाम में आगे देखेंगे सब बन जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, जाहिर सी बात है, बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे आप स्केल देखेंगे तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, तो स्केल तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने थोड़ा समझदारी दिखाया तो हो गया। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बता दिया। अब हम चीज़ों को समझेंगे। पहले बात कि हम ब्रेन के बारे में, है ना, ब्रेन के बारे में समझेंगे। तो ब्रेन को मैं आपको लिख दूं, ब्रेन, ब्रेन के पास मेनिंजिस होता है। मेनिंजिस मतलब जो प्रोटेक्टिव लेयर, मेनिंजिस ब्रेन का एक सुरक्षा आवरण है जिसको मेनिंजिस बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, डूरा मेटा, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई, आर्किनॉइड और पायामेटा, ये 3 लेयर्स होते हैं। देखिए बहुत ध्यान रखिए, ब्रेन के पास 3 लेयर होता है। एक तो ऊपर से खोपड़ी है ना, क्रेनियम जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के बाद 3 जो लेयर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूरा मैटर, आर्कोनॉइड हो गया और पाया मैटर, है ना। ड्यूरा को बोलते हैं रीढ़ तनिका, जाल तनिका, और पाया मैटर को शायद बोलते हैं मृदु तनिका, ठीक है, मृदु तनिका। चलिए हिंदी तो ये से देखिए, जिनको भी हिंदी समझना है, मैंने पढ़ाया है वहाँ पे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में मैंने बात किया है, तो वहाँ पे चीज़ों को समझ लिया। यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है मैं हिंदी करूँगी, कि जाके आपको सवाल मुझे बहुत सारे करवाने, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आपको भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड भरा होता है हमारे ब्रेन से खाली जगहों में, है ना। कहते हैं दिमाग खाली, दिमाग के खाली जगहों में फ्लूइड भरा होता है, जो कहीं ना कहीं कुशन से बचाता है हमारे ब्रेन को, चोट वोट लगने से बचाता है ब्रेन को। फिर हमारे ज़्यादा भारी फील ना हो हमारा माथा, जब ऐसे 1-1.5 किलो का वजन होगा इसका, तो कहीं ना कहीं उस वजन को भी एक तरह से बॉयंसी क्रिएट करता है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं CSF एक तरह का फ्लूइड है, और इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे यूजफुल चीज़ होते हैं जो ब्रेन को चाहिए, ब्रेन के सेल को चाहिए, है ना, न्यूरॉन को चाहिए। तो वो सब आपको यहाँ पे CSF में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं ना, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ओके, देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक फोर ब्रेन कह देना, तो आपको बस कुछ याद नहीं रखना है कि 4 ब्रेन में सबसे मेन जो होता है सेरेब्रम, तो बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट, बरम मतलब बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट हमारा ब्रेन का है सेरेब्रम है। क्लियर है। फिर बात करेंगे हम, इसी में हमारा आता है आपका डाइसेफ्लॉन। क्या आता है, डाइसेफ्लॉन आता है, सॉरी एक सेकेंड,
देखिएगा, इसमें एक हमारा आता है ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में मुझे बार बार नहीं बताना, जो सूंघने में हेल्प करता है ओल्फैक्टरी लोब्स है। और एक आता है आपका जिसमें हमारा आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब आपके आते हैं जनरली फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आप लोगों को समझ चुके होंगे, इतना चीज आपका फोर ब्रेन में आता है। ठीक है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपिथैलेमस भी कहीं कहीं होता है। तो सेरेबेरम जो मेन काम है सोचने का, विजडम का, रीजनिंग का, सब कुछ आपका कहाँ सेरेबेरम में होता है, मेन काम उसी का होता है। ओल्फैक्टरी लोब सूंघने के लिए जो हमारे जनरली नाक के पास होते हैं। हाइपोथैलेमस जो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है ना, भूख लगना, प्यास लगना, आपको संतुष्टि फील होना, सेक्सुअल डिजायर, ये सब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल में। बीपी भी कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। थैलेमस एक तरह से मोटर न्यूरॉन रिले वाला काम करता है। रिले मतलब कि इन्फॉर्मेशन आया, उसको लिया, फिर आगे पहुंचाया, ये काम करता है थैलेमस, है ना। थैलेमस हमें बाहर की जानकारी बताता है कि बाहर में गर्मी है, ठंडा, वो भी थैलेमस यहाँ बताता है। तो ये सब तो हम लोग बात कर चुके हैं बहुत डिटेल से, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड में आता है आपका जनरली आता है मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन का क्या है, मिड ब्रेन तो भाई आपका जनरली मिससेफ्लॉन भी बोलते हैं इसको। और मिड ब्रेन में आपका जनरली इसका काम है कि फोर ब्रेन से लेके पिछला जो फोर ब्रेन से लेके FV से लेके हिंड ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है। कौन? आपका मिड ब्रेन। कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन के बारे में इतना ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से कि सफिशियंट है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। ठीक है, और भी कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ जो विजुअल करना, विजुअल इंटरप्रिटेशन जो हमें दिखाई देता है चीजें, उसको इंटरप्रेट करना, उसको इंटरप्रेट करने का काम है मिड ब्रेन का। जो भी हमें दिखाई देता है उसको समझना, ये सब काम है आपका मिड ब्रेन का। ठीक है, किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। और जनरली इसमें स्लीप साइकिल जो हमारा होता है, सोते हैं, जागते हैं, ये सब कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन से आपको ध्यान रखना स्लीप साइकिल, विजुअल इंटरप्रिटेशन, इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना। तीसरा पार्ट आएगा आपका, वो आएगा हिंड ब्रेन, पीछे वाला पार्ट है ना, क्या आएगा? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन जो है जनरली इसको हम लोग इसमें आपको हम बात करते हैं एक जो इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरेबेलम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो हमारा है वो सेरेबेलम है ना, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, सेरेबेलम है हिंड ब्रेन में। ओके, और पॉन्स और मेडुला, पॉन्स और मेडुला, मेडुला ऑब्लोगांटा। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगांटा, सेरेबेलम, ये आपका जो ब्रेन का पिछला वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के पोस्चर, हमारा बॉडी कैसे खड़ा है, लोकोमोशंस में हेल्प करता है ना। और पोन्स और मेडुला, पोन्स और मेडुला जो आप बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड जो प्रेशर को मेंटेन करने में भी काम करता है आपका, है ना। कौन सा? पोन्स और मेडुला। हमारा ब्रीथिंग, हमारा सांस लेना, हमें है ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब को कंट्रोल करता है आपका पोन्स। कौन करता है कंट्रोल? पोन्स करता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मेडुला ऑब्लोगांटा है, जितने भी हमारे शरीर की इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस, डेट मीन्स कि जो ऐसे एक्शन जिसमें हमारा जोर ना चलता हो, ठीक है, अपने मन से काम, जैसे कफिंग करना, स्नीजिंग करना, छींकना, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ आपका मेडुला ऑब्लोगांटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लोगांटा हो गया, पोन्स हो गया, ये सब कुल मिला के आपका जो है जनरली जो आपका कह सकते हैं कि हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता देता है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि सिंपल चीज़ों से सीखेंगे और सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे। वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक लाइन बाय लाइन नोट करना पड़ेगा आपको, सब कुछ मैं हर एक इन्फॉर्मेशन में कर दूंगा कैरी कि आगे आने वाले सारे सवाल बन जाएंगे। देखिए यही जनरली देखिए जो बोलते हैं ना फ्रंटल लोब, आगे अग ललाट बोलते हैं, पेरिटल लोब, है ना, ये जो ऊपर बीच वाला जो होता है ऑक्यूपिटल लोब बोलते हैं ना कि पीछे लग जाएगा तो अंधा हो जाएगा, तो उसको ऑक्यूपिटल लोब बोलते हैं विजन के लिए। टेम्पोरल लोब, कान के पास वाला को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, है ना, टेम्पोरल लोब। तो ये लोब से जनरली आपने जो फोर ब्रेन था ना, अग्र मस्तिष्क को आपने ऐसे करके बांट दिया लोब के माध्यम से। ठीक है, फिर जो ये तना ऐसा लग रहा है, तना इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं ना, ब्रेन स्टेम, जिसमें आपका क्या क्या आता है, सेरेबेलम को छोड़ के सब, मतलब पोन्स, मेडुला ऑब्लोगांटा, आपका मिड ब्रेन
पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेरेबेलम को छोड़ के ये सब आता था ब्रेन स्टेम में। तो ये सब मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को पॉज करिए और आराम से सबका फंक्शन जानिए। देखिए ये मेन काम है, सबसे बड़ा पार्ट ये पूरा होता है ना सेरेब्रम बड़ा पार्ट है। तो सारा काम बेचारा के पास है, सोचना, स्पीकिंग करना, जैसे बोलते हैं वो ऊपर वाला पार्ट फ्रंटल लोब, उस चीज को सुनते हैं वो नीचे वाला टेम्पोरल लोब। देखिए फिर कुछ सेंसेशन होना है ना, बॉडी ओरिएंटेशन होना है, सब कुछ ही काम है ये सबका। ब्रेन स्टेम आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर सेरेबेलम जो हमारा बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, मसल्स के कंट्रोल को, हमारा हाथ ऐसे हो रहा है सब कंट्रोल करने का काम करता है सेरेबेलम। और पीछे वाला जो लोब है जो हमें देखने उखने में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी स्टेप, कितने स्टेप में CO2 इज रिलीज इन एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से रिस्पायरेशन होता हो वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। और एरोबिक रिस्पायरेशन जाहिर सी बात है कि एक तो हमारा देखिएगा कि एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, सेल के अंदर जो हमारा एक प्रक्रिया होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। सेल में आप ध्यान रखिएगा, सेल में आपके जनरली साइटोप्लाज्म में है ना, साइटोप्लाज्म में जो एक प्रक्रिया होगा जो है ना, जिसमें हमारा ग्लूकोज जो हमारा ग्लूकोज है वो दो पाइरूवेट में टूटेगा, जहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 ATP ऑफ एनर्जी फॉर्म होगा, है ना। ये तो पहला प्रक्रिया होगा जहाँ पे ग्लूकोज है 2 पाइरूवेट में टूटा है, और ये प्रक्रिया आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। फिर आगे यही पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल में 2-2 साइकिल्स होते हैं, है ना। तो क्रेब साइकिल्स में जाएगा, है ना, वहां पे जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कितने स्टेप में आपका CO2 चरणोन्मुक्त होगा। तो अब याद रखना है 3 स्टेप, ठीक है। आज से याद रखना आपको 3 स्टेप, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखिए इन एरोबिक रिस्पायरेशन CO2 प्रोड्यूस इन 3 स्टेप। पहला स्टेप जो आपका मतलब जनरली है उसमें कह रहा है कि एक्सीटल, ठीक है, COA फॉर्मेशन। मैंने वही बताया ना, जो 2 पाइरूवेट है ना वो टूट के बनता है एसिटल COA फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए कीटानोग्लिसरिक एसिड और क्रेब साइकिल में, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि सुगनिक एसिड बनता है क्रेब साइकिल में 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक उधर पहले वाला 3 प्रोसेस में आपका CO2 रिलीज होता है। देखिए कुछ सवाल आपको लगेगा कि नहीं तो मतलब थोड़ा सा टफ जैसा, लेकिन उसको याद करना भी, कुछ चीज़ें याद भी करना है, क्योंकि ज़्यादा डीपली जाएंगे तो हमें कोई काम का नहीं है, हमें नीट एग्जाम नहीं देना है। तो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन को नहीं कैरी करना है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या चीज़, क्योंकि वो हमें पूछेगा भी नहीं। हमें जो पूछ रहा है कितने स्टेप्स में निकल रहा है उतना हमें ध्यान में रखेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारा स्टेप होता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी। अच्छा, ह्यूमन किडनी के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। आपके पास 2 किडनी है, आपके पास 2 किडनी है ना, आपके पास 2 किडनी है, ओके। किडनी ब्रिकक, क्या आपका ब्रिकक, तो ब्रिकक आपके पास 2 है, ओके। और उसका कह रहा निस्पंदन की इकाई जो फिल्टर करता है उसका इकाई को क्या बोलते हैं, तो सबको पता है कि नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी जो है उस किडनी में लाखों करोड़ों में मिलियंस में आपके मतलब कहने का मतलब है कि नेफ्रॉन्स है जो कि काम करता है जनरली फिल्ट्रेशन करने का, आपको सबको पता है, ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि किडनी में आपके 2 किडनी, और किडनी कैसा होता है शेप का, राजमा के दाना का शेप का होता है, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है, राजमा के दाना का शेप का होता है, ठीक है। ये किडनी आपका राजमा के दाना के शेप का होता है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये जनरली आपका जो किडनी के बारे में है जनरली जो जानकारी होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है, बस सफिशिएंट है। किडनी के ऊपर जो आवरण होता है, आवरण जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव आवरण, उसको रेनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल। रेनल सब जहां भी दिखे समझिए किडनी संबंधित है, रेनल आर्टरी हो, रेनल वेन्स हो, समझ लीजिए कि किडनी से। तो रेनल कैप्सूल का इस पे आवरण होता है। ये जो बीच वाला गड्ढा वाला पार्ट इसको हिलिया बोलते हैं, हाइलिया, ठीक है, हिलिया, हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइलम बोलते हैं। और इसी हाइलम से आपको निकलता है पेल्विक रीजन, क्या उसको बोलते हैं, पेल्विक रीजन। इसी हाइलम से होगा पेल्विक रीजन, और वहां से आपका निकलता है यूरेटर्स, है ना, मतलब पाइप जैसा जो कि आपके जाके फिर यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय में आपको वो जोड़ेगा। तो दोनों किडनी से, देखिए इधर भी आप मैं किडनी बना दो, खराबी बनाया कोई दिक्कत नहीं, ये हाइलियम वाला एरिया है और यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा किडनी आवरण को रेनल कैप्सूल्स, पेल्विक रीजन या वो हाइलिया से निकलता है आपका यूरेटर्स, हाइरस से निकलता है यूरेटर्स। और बहुत सारे किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि आपका बेसिक यूनिट बनाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, किसके बारे में, ह्यूमन किडनी के बारे में। तो अब क्या उत्तर हो जाएगा भैया, आपका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन।
है ना, नेफ्रॉन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, और बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी कुछ करने का मतलब नहीं। किडनी के पास 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। देखिए इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा होगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी को जनरली नेफ्रॉन को जनरली दो भाग में पढ़ते हैं। एक तो पहला भाग जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो कप देख रहे हैं, कप जैसा शेप है, उसको बोलते हैं बॉबेन कैप्सूल। और बॉबेन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे जो पूरा ऐसे जो ब्लड मतलब बोला ब्लड कैपिलरी टाइप का होता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, है ना। जो एक तरह से आपके ये ब्लड आते हैं, फिर छनाता है, फिर बाहर निकलता है। तो जो ये जो आपका जो है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो बॉबेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो घुसा हुआ है उसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। और जो कप है उसको बोलते हैं बॉबेन कैप्सूल। तो ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरी बॉबेन कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक भाग होता है रेनल ट्यूबल्स, जो आपके इसके अलावा जो आपके जो पाइप फाइप जो बोल सकते हैं ना, वो सब जैसे पीसीटी हो गया, है ना। फिर उसका डीसीटी हो गया, हेनले लूप हो गया, ये हेनले लूप हो गया, पीसीटी डीसीटी, जहाँ पे आपके री एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, दोबारा से अवशोषण करना की प्रक्रिया जो होती है वो रेनल ट्यूबल्स होती है। तो ये आपको किडनी नेफ्रॉन्स के बारे में आपको समझना है, हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इन टैकीकार्डिया भी एक तरह का स्थिति है जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, आपका हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाए। आपको पता होना चाहिए जब आप लोग लिखते हैं 120/80, है ना, क्या लिखते हैं? सिस्टोल बटा डिस्टोल, सिस्टोल बटा डिस्टोल, सिस्टोल बटा डिस्टोल, है ना। ये होता है 120/80 आपका होता है क्या? नॉर्मल हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है आपका, ये होता है आपका, है ना। और इससे ज़्यादा आपका अगर हार्ट रेट जनरली ये तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, सॉरी ये हमारा ब्लड प्रेशर है, ये हमारा ब्लड प्रेशर है ना, सॉरी ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर, सॉरी, ठीक है। लेकिन हार्ट रेट मतलब कहने का मतलब है कि आपका हार्ट कितना 1 मिनट में धड़क रहा है। जनरली आपका हार्ट जो है 60 से लेके 100 बार धड़कता है, जनरली 172 बार बोलते हैं, लेकिन 60 से 100 बार आपका हार्ट धड़कता है। लेकिन 100 से जब ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे टैकीकार्डिया। जब ज़्यादा स्पीड ज़्यादा काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, तो टैकीकार्डिया की स्थिति उत्पन्न होती है। टैकीकार्डिया जहाँ पे दिखेगा मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको ब्लड प्रेशर पूछेगा तो 120/80 होता है, जिसमें 120 आपका सिस्टोल होता है और 80 को डिस्टोल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लैक्टियल, देखिए लैक्टियल देखते हैं दिमाग में, अच्छा लैक्टियल दूध, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बोलिएगा, है ना, गलत। तो लैक्टियल के बारे में आपको मैं बता दूं, लैक्टियल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए एक चीज जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने मन से, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। और इसी बिलाइज में आपको दिखाई देगा एक लैक्टियल, जो कि एक लिम्फेटिक वेजल है। कैसा? लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में लसिका के बारे में बताया था, तो लसिका सिस्टम का ही पार्ट है लैक्टियल, जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करेगा। फैट मतलब जो आपके जो वसा है उसको अवशोषण करने का काम करता है आपका लैक्टियल, है ना। बोलते हैं ना कि वसा का अवशोषण कौन करता है, तो हम लोग जनरली उत्तर क्या जाते हैं? लिम्फ। उसी लिम्फ का ही सिस्टम है लैक्टियल। तो लैक्टियल आपको ध्यान रखिए कि वसा का एब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ? आपकी जो रसांकुर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो बिलाई है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें। क्लियर हो गया? तो हमारा उत्तर हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। द एंजाइम विच इज मिक्स्ड विथ फूड, हमारे मौत में आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अमाइलेज देगा, या इसको टाइलिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं ना, अमाइलेज। तो अमाइलेज है जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, है ना, स्टार्च बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ेगा, है ना। इस बात को समझिए, तभी जाके हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैचराइड के रूप में हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया अमाइलेज, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं, है ना। देखिए सलाइवरी ग्लैंड में हमारा 3 ग्लैंड है। एक तो पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे होता है, जनरली कान के पास होता है ना, कान के पास हमारा है, कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। और यही पैरोटिड ग्लैंड जो है सांप में होता है, जहाँ विष जमा होता है। तो सांप में पैरोटिड ग्लैंड विष जमा होता है, हमारे में जहाँ से लार का उत्पन्न होता है। तो एक होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड होते हैं, बस नाम याद रखना है। सलाइवा में हमें 3 तरह की चीजें मिलेंगी। एक तो हमारा अमाइलेज मिलेगा जिसको टाइलिन बोलते हैं, एक म्यूकस भी मिलेगा जो कि हमारे भोजन को उस तरह का
लुब्रिकेंट प्रदान करता है कि हमारा भोजन सही तरीके से निगला जाए। और एक होता है लाइसोसोम, जब भी हमारे भोजन में किसी भी तरह का बैक्टीरिया होगा उसको मारने का काम वहीं पे कर देगा, तो लाइसोजाइम करके भी करता है। ठीक है, तो स्टार्च जो कि हमारा अमाइलेज को निकालता है, अमाइलेज का पीएच वैल्यू 6.8 है जो कि माल्टोज में चेंज कर देगा। स्टार्च दैट मींस की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए पॉलीसैचराइड है उसको तोड़ा, अमाइलेज ने किस में तोड़ा, तो तोड़ा पहले डाइसैचराइड में, फिर आगे जाके माल्टेज आएगा जिसको तोड़ देगा मोनोसैचराइड में, और फिर हमें जाके कार्बोहाइड्रेट बचेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिंपल चीजें हैं, आराम से हो जाएगा। तो ट्यूब कनेक्टिंग किडनी विथ, देखिए मैंने बताया ना कि जो ट्यूब किडनी को जोड़ता है यूरेनी ब्लैडर से, मूत्राशय से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग यूरेटस बोलते हैं। देखिए ये वाला एरिया है ना, जिसको बोलते हैं हाइलम से या पेल्विक रीजन से निकल रहा है ना आपका कौन सा यूरेटस, क्या निकलता है, यूरेटर, क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मूत्रवाहिनी। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो जाहिर सी बात है। ओके, और जहां मूत्र जमा होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और जहां से मूत्र बाहर इजेक्ट निकलता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि हमें नहीं याद होगा, हर एक चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अमीबा में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, देखिए अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे है। अगर यहाँ फूड दिखाई दिया तो ये अपना शरीर को ऐसे बनाएगा और फूड को बीच में ले लेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर जो इसके अंदर जो वैक्यूल्स पाए थे, रिक्तियां पाए थे, उसके थ्रू ये फूड को डाइजेस्ट करता है। तो फूड वैक्यूल के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, मतलब पैर नहीं होता, लेकिन स्यूडोपोडिया बोलते हैं, मतलब झूठ मूठ का पैर दिखाई देता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा, खाद्य रसधानियों से अपने भोजन का पाचन करता है अमीबा। क्लियर है। चलिए नोड ऑफ रेनवे, देखिए नोड ऑफ रेनवे के बारे में मैंने बताया था ना कि देखिए अब जब न्यूरॉन्स की बात करेंगे ना, न्यूरॉन कोशिकाओं की बात करेंगे, तो ऐसे तो ब्रांच ऐसे है ना, ऐसे ब्रांच लाके जो स्ट्रक्चर होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं ना, डेंड्राइट्स। और फिर जो आगे ऐसे बॉडी निकल जाता है ऐसे आगे, इसको बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। और इसी एक्सोन्स के ऊपर ऐसे माइलेटेड सीथ होता है। सीथ करने का मतलब कि जो श्वान कोशिकाएं होते हैं उनकी ऐसे बंडल ऐसे बना के ऐसे कहने का मतलब कि ऐसे लपेटा हुआ होता है कहने का, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सीथ, है ना। कौन सीथ बोलते हैं, माइलिनेटेड सीथ बोलते हैं ना। तो और ये ऐसे करेगा, फिर आगे जाके फिर इधर भी इस तरह से डेंड्राइट्स होते हैं जनरली। तो ये जो बीच वाला जो गैप होता है जहाँ पे श्वान कोशिकाएं नहीं है, मतलब ये जो बीच वाला दो सीथ के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं हम लोग, नोड ऑफ रेनवियर। तो नर्व सेल होगा। देखिए चीजों को समझिएगा, पढ़िएगा, सब आएगा। देखिए यही तो फिगर था ना, मैंने क्या बताया था, ये जो है ना, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट जो है ना, यही जो है कहीं से अलग जगह से अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, जैसे कि मान लीजिए न्यूरॉन्स के का काम क्या है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, अगर कहीं से न्यूरॉन्स को मिलेगा, कह रहे ये काम करना, तो ये वाला एरिया जो है ये रिसीव करेगा, इसको क्या करेगा, पोटेंशियल को जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर सेल्स बॉडी में आएगा जो न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं, फिर एक्सोन के थ्रू ऐसे ट्रांसफर होगा, और फिर ये वाला जो पार्ट इसको टर्मिनल पार्ट बोलते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहेगा। दूसरा न्यूरॉन ऐसा लाखों न्यूरॉन से, करोड़ों न्यूरॉन से, दूसरे न्यूरॉन से जुड़े रहेगा वो अगला वाला पटवा, और ये वाला फिर अगला वाला पटवा, जो ये दोनों जुड़ जाएगा और फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा। और जो जहां से जुड़ता है उसको सिनैप्सिस बोलते हैं। जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर वाला काम होता है ना, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है। इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो पीला जो पार्ट देख रहे हैं ना, इस तरह से ये आपका क्या माइलिनल सीथ है, और आपको बीच में आपको श्वान कोशिकाएं दिखेगा, आपको श्वान कोशिकाएं दिखेगा, ठीक है। और ये बीच वाला जो गड्ढा वाला पार्ट इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है बायोलॉजी कि आप कोई भी सवाल नहीं छोड़ पाएंगे अगर अच्छे तरीके से आपने वीडियो देखा होगा। ओके, कोई भी पेपर उठा लो, ठीक है, आप अभी बीपीएससी टीचर का पेपर उठाओ, आपसे एक सवाल बन जाएगा। 11-12 जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का जूलॉजी वाला, अभी जूलॉजी वाला पेपर बना, एक सवाल, सब जूलॉजी वाला मैं सवाल करवा रहा हूँ, सब सवाल बन जाएगा, एक सवाल, उतने ही वीडियो देखने के बाद। और मैंने अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझाया है कि ज़्यादा डिटेल में भी नहीं घुसना है, लेकिन हाँ आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, नोट्स बनाना पड़ेगा, सवाल कहीं नहीं जा रहा, जो कुछ सवाल रहेगा मैं यहाँ करवा दूंगा। कह रहा है कि मालफ्यूजन ट्यूबर जो होता है कॉकरोच का, उसका क्या काम है बताइए। मैंने सब बताया था ना जी कि हमारे उत्सर्जी ऑर्गन तो अलग अलग है, हमारे पास किडनी है ना, ये सब चीज़ें, लेकिन अलग अलग जीवों में, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि ऑर्थोपोडा को ले लीजिए, ऑर्थोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है ना एनिमल किंगडम का, तो उसके अंदर होता है मालफ्यूजियन
ट्यूबल्स, जिसके माध्यम से वो उत्सर्जन करते हैं। और उसी में मैंने एक और बताया था आपको, जो प्रॉन बताया था, प्रॉन जिसको बोलते हैं आप लोग झींगा मछली, उसके अंदर होता है ग्रीन ग्लैंड। जनरली झींगा मछली ऑर्थोपोडा में आता है, लेकिन ऑर्थोपोडा जो झींगा मछली के लिए जो आपका जो अंग है उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रंथि, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉकरोच, कॉकरोच किस में आएगा, जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट है, और कहाँ आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। और लिख दिया है कि मालफिजियन ट्यूबल्स, तो किसका काम होगा, एक्सरेशन का। किसका काम होगा, एक्सरेशन का, उत्सर्जन का, है ना। किसका काम करेगा, तो एक्सरेशन करने का काम करेगा आपका मालफिजियन ट्यूबल्स कॉकरोच में। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक्सरेशन करने का काम करेगा, डाइजेशन का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उत्सर्जन करने का काम करेगा आपका कॉकरोच में, वो है मालफिजियन ट्यूबल्स। क्लियर। और याद करेंगे प्लेटी हेलमिंथिस, मैंने याद कराया था। प्लेटी, प्लेट मतलब फ्लैट, फ्लैट हेलमिंथिस मतलब चाप कृमि, फ्लैट चाप कृमि। और चाप कृमि में मैंने क्या क्या बताया था आपको, लीवर फ्लूक बताया था, है ना, प्लेनेरिया बताया था मैंने। और मैंने बताया था कि जो चाप कृमि होते हैं, प्लेट से याद रखिए, फ्लेम, पी से एफ, तो फ्लेम कोशिकाएं इसको मदद करता है एक्सरेशन में। ओके। पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा जो है बेचारे अपने बॉडी सरफेस से ही काम चला लेते हैं। स्पाइडर के पास कोक्सल ग्लैंड होता है, और जितने भी हम लोग, और सबसे मेन बताया था जो मैंने अर्थवर्म के बारे में, आपका केचुआ के बारे में, कि नेफ्रिडिया नाम के अंग होते हैं जिसके माध्यम से वो अपना उत्सर्जन करता है, ठीक है। देखिएगा, हार्ट पंप ओनली इम्प्योर ब्लड इन द केस ऑफ, देखिए शार्क जो है ना, शार्क में 2 ही चैम्बर होता है, और इस तरह से लंबे से चैम्बर होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ब्लड है ना, यहाँ से ब्लड गया, और ब्लड साफ होने के बाद फिर आगे ब्लड, मतलब कहने का मतलब दोबारा ब्लड रिटर्न, डबल सर्कुलेशन नहीं होता, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसलिए जो हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, तो अशुद्ध रक्त को ही पंपिंग करता है। याद रखना है, रटना है, दिमाग खराब मत करना, ठीक है। बस याद रखिए कि शार्क में इम्प्योर ब्लड ही, तो इसलिए तो सवाल पूछा, कुछ एक्सेप्शन चीजें रहेंगे तभी तो सवाल आएगा। तो वही आपको याद रखना है कि शार्क की जो है जहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, खत्म। ओके। इंडोलिम्फ के बारे में तो मैंने पढ़ाया था ना जी, कि इंडोलिम्फ जो है एक फ्लूइड होता है। आप कहाँ पे, जब आप पढ़ते हैं इनर एयर, जो इनर ईयर के बारे में पढ़ते हैं, आंतरिक कान के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे आपके फ्लूइड माध्यम से जो कहने का मतलब जो फ्लूइड होता है, उसी से हमें कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन होता है और हमें चीज़ें सुनाई पड़ती है, और वो आप इनर ईयर में होता है। और तो इंटरनल ईयर क्या हो जाए हमारा, इंटरनल ईयर, ठीक है। देखिएगा, ओके। अब देखिएगा, इंडोलिम्फ मैंने लिखा था, इंडोलिम्फ इज द फ्लूइड कंटेन इन द मेम्ब्रेन्स लैबिरिंथ ऑफ द इनर ईयर। मैंने बताया था कि जो आउटर एज को जो हम लोग कान पकड़ रहे हैं उसको बोलते हैं पिन्ना। यहाँ से साउंड वेव आया और इस एयर कैनाल में घुसा, यहाँ पे ड्रम लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कान का झिल्ली भी बोलते हैं, कान का पर्दा भी बोलते हैं, कर्णपटल झिल्ली भी बोलते हैं, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ से साउंड आया, साउंड फिर हमारे 3 हड्डियाँ, इन मैलस, इन मिस क्या बोलते हैं, मिस के माध्यम से, मिल, मैलियस, इनकस, स्टेपिज, इन तीनों के माध्यम से साउंड आगे बढ़ा, साउंड को एम्पलीफाई किया, साउंड को और तेज कर दिया, साउंड को और बढ़ा दिया, साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का काम करता है। कौन सा, बीच वाला एयर, जिसको मिडिल एयर बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा ऐसा जो शेप है उसको कॉकिया बोलते हैं, और कॉकिया में हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है और हम लोग चीज़ों को सुन पाते हैं। और इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको इंडोलिम्फ बोलते हैं। और इसमें हमें ध्यान में आइएगा, इसमें देखिएगा कि आपको बैलेंसिंग पार्ट बोलते हैं। इनर ईयर को बैलेंसिंग पार्ट, जो हमारे शरीर के बैलेंस बना, हमारा शरीर जो है ना, हम लोग कैसे खड़ा, उस बैलेंस बनाने का भी काम करता है कान वाला पार्ट, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर नर्व। ये आपकी जो है आपके बैलेंसिंग पार्ट है, आपको ध्यान में रखना हमेशा कि बैलेंसिंग पार्ट कौन है, बैलेंसिंग पार्ट कौन है, आपका इनर ईयर में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कॉकिया क्या है आपका, हियरिंग पार्ट है। कॉकिया क्या आपका है, हियरिंग पार्ट है। स्टेशन ट्यूब क्या है, स्टेशन ट्यूब देखिए, स्टेशन ट्यूब जो है आपको कनेक्ट कर देगा लैरिंग से, स्टेशन ट्यूब जो है आपका लैरिंग से कनेक्ट करेगा, लैरिंग से कनेक्ट करेगा, ये आपको याद रखना, लैरिंग से फेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है, आगे जाके कनेक्ट कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में कह रहा है, हार्मोन्स मैंने पढ़ाया था जब, तो आपको लास्ट में मैंने बताया था कौन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है, जैसे इंसुलिन है, वो सब आपके प्रोटीन हार्मोन है। कौन से हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन से हार्मोन आपको मतलब कहने का मतलब है, तो इसे मैंने करवाया था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन जो है एक स्टेरॉयड हार्मोन। अच्छा, थायरोक्सिन के बारे में जानते हैं कि ये कैसा, आइडोथायरॉयड हार्मोन, आइडोथायरॉयड में तो आयोडीन लग गया इस हार्मोन के अंदर, तो ये तो नहीं होगा, तो इसको काट देंगे, ठीक है। एल्डोस्ट्रोन, एल्डोस्ट्रोन के बारे में, एल्डोस्ट्रोन कहाँ से निकलेगा, आप बोलिएगा कि एंड्रेनल ग्रंथि से, एंड्रेनल ग्रंथि से आपको एल्डोस्ट्रोन हार्मोन निकलता है। एल्डोस्ट्रोन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सिंड्रोम हो जाएगा, है ना, कौन सिंड्रोम हो जाएगा, तो एल्डोस्ट्रोन जो है एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है। देखिए अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, मैंने आपको करवाया, देखिए, है ना, देखिएगा यहाँ पे, हाँ एक सेकंड,
देखिए स्टेरॉयड हार्मोन है ना, स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जांपल कोर्टिसोल, ओके, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके जो हार्मोन है वो आपके स्टेरॉयड हार्मोन है। आपको इंसुलिन पूछ दे, जैसे कि जो पेनक्रियास से निकल रहा है, ग्लूकागोन जो निकल रहा है, जितने भी पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकल जाएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो भी निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलते हैं ना, ओके, ये सारे हार्मोन आपको प्रोटीन होते हैं। और आइडोथायरॉइड में आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकल जाएंगे, और अमीनो एसिड में आपको आता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं, एड्रेनलिन जो है एक तरह का अमीनो एसिड हार्मोन है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल्डोस्टेरोन, एक तरह का स्टेरॉयड। अच्छा, कौन नहीं है, सॉरी कौन नहीं है ना, सही बात है, तभी तो मुझे लग रहा था कि दो ऑप्शन है। तो कौन नहीं है, तो हमारा थायरोक्सिन नहीं है। थायरोक्सिन हमारा क्या है, हमारा थायरोक्सिन एक तरह का आइडो थायरॉइड हार्मोन है ना। तो हमारा एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ये भी, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपका कैसा हार्मोन्स है, ये दोनों आपको स्टेरॉयड हार्मोन है। तो यहाँ पे नॉट कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लग रहा था कि ऑप्शन दो है, ठीक है। तो याद रखिए थायरोक्सिन एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, क्लियर, ये हम लोग याद कर लेंगे, आगे देख लेंगे। द प्रोलैक्टिक एंजाइम रेनिन, रेनिन क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है, जनरली आपके जो बच्चों में पाया जाता है। और रेनिन जो है, जो दूध में जो केसिन नाम का प्रोटीन होता है उसको पचाने में हेल्प करता है ना, दूध में जो केसिन नाम का प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन, और रेनिन बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में है ना। तो आपके बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में आपको रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाएगा, जो कि बच्चों के द्वारा दूध ज़्यादा पिया जाता है और उसको केसिन नाम के प्रोटीन को पचाने का काम करता है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चीज़ों को देखिए समझ में आएगा, लेकिन आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि हमने जो पढ़ाई किया, हमने जो भी वीडियोस देखा, जो भी हमने वीडियो में पढ़ाई किया, वो सब है या नहीं है, उससे सवाल आ रहा है कि नहीं, पहले बात होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया आपको 7-8 क्लास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को, उससे सवाल है कि नहीं, सारे सवाल उससे ही है, कोई भी सवाल बाहर नहीं है। कोई भी एग्जाम को उठा कर ले लीजिए, इस तरीके से मैंने चीज़ों को तैयार किया। टाइम लगता है यार, इसको 2-3 दिन लग गया पूरा सवाल को कलेक्ट करने में और सबको अच्छे तरीके से अरेंज करने में एक जगह, तो समय लग गया, इसलिए क्लास भी नहीं बीच में हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो 100% आपके एग्जाम में काम आए, आगे फ्यूचर में हमेशा काम आए, कभी भी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, खत्म, है ना। इंटरकोस्टल मसल्स, अच्छा इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में नहीं बताएं कि हमारा जो रिव केज होता है, जो हमारा रिव केज होता है उसमें इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिव में, है ना। जब आप सांस लेते हैं ना, फेफड़ा वफड़ा, तो इंटरकोस्टल मसल भी तो कॉन्टैक्ट रिलैक्स करता है। तो इंटरकोस्टल मसल आपके रिव में होते हैं, कहाँ होता है, रिव में। अच्छा, मैंने आपको याद करवाया था ना कि जब आप सांस लेंगे, जिसको बोलते हैं इनहेल, तो क्या होगा, यूएफओ होगा, यूएफओ एलियन वाला यूएफओ नहीं, यूएफओ का मतलब हुआ अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। आपको देखिए सांस ले जाएगा तो अपवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, ये आपका रिव, जो रिव है, रिव उसमें इस तरह का मूवमेंट होता है ना। आपके जो डायफ्राम होते हैं वो नीचे के, वो क्या होता है, डायफ्राम जो होते हैं आपके वो नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर। जब भी आप सांस लेंगे आपके डायफ्राम नीचे की ओर आ जाएंगे और आपके थोरैकिक इस ये वाला एरिया का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो सांस तुरंत हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर घुस जाएगा। आप समझ रहे बात को, ये होता है जब सांस लेते हैं तो, और सांस छोड़ेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, अपवर्ड का उल्टा क्या होगा, बैकवर्ड, है ना। अपवर्ड का उल्टा होगा डाउनवर्ड, और फॉरवर्ड का उल्टा होगा बैकवर्ड, और आउटवर्ड का होगा इनवर्ड। तो हमारा जो रिव केज है इस तरह से काम करेगा, नीचे पूरा रिलैक्स हो जाएगा, तो हमारा इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाता है ना, रिलैक्स हो जाता है। हमारा डायफ्राम ऊपर चला जाता है ना, ऊपर चला जाता है, हमारा डायफ्राम एकदम गोल हो जाता है। तो ये यही तो फिगर है, देखिए यहाँ पे नहीं मैंने लगाया, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया था, नहीं है शायद, ओके, यहाँ पे शायद नहीं है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओके, तो डायफ्राम आपका ऊपर जाएगा, आपका मसल्स रिलैक्स करेंगे, है ना, यहाँ पे मसल, और यहाँ पे मसल्स क्या कर रहे हैं आपके, जब इनहेल कर रहे हैं तो आपके मसल्स कांटेक्ट कर रहे हैं, जब इनहेल कर रहे हैं तो आपके मसल्स कांटेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, खत्म। ये एक्सेल है, क्लियर। तो ये आपका कहाँ होता है, रिपोसैलियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल,
पूरे एनिमल, पूरे वर्ल्ड में जितना भी एनिमल है पूरे पृथ्वी पर, उस सब में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाएगा वो कोलेजन है। याद कर लीजिए कौन है, कोलेजन, कोलेजन। ओके, लेकिन अगर पूछेगा पूरे बायोस्फीयर में तो रोबिस्को, रोबिस्को है ना, ये आपका भी एक तरह का प्रोटीन है, ये भी एक तरह का आपका प्रोटीन है, रोबिस्को है ना, जो रूबिस्को, हाँ रूबिस्को ना, एक सेकंड, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को प्रोटीन जो है ये आपके पूरे बायोस्फीयर में पूछेगा ना, पूरे बायोस्फीयर में पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोटीन, बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाएगा ना, बायोस्फीयर में प्लांट, एनिमल्स, एवरीथिंग, तो आपको रूबिस्को आएगा। केवल एनिमल पूछेगा तो कोलेजन फाइबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ चीजें आपको रटने वाला। इंसुलिन क्या है, अभी तो बताया भाई, इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, खत्म, एक तरह का प्रोटीन है। अभी तो बताया कि इंसुलिन एक तरह का क्या है, प्रोटीन है, इजी चीज, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज और बीटा सेल से, और क्या है, एक तरह का हार्मोन से, और हार्मोन में कैसा, तो प्रोटीन हार्मोन है, खत्म, स्टेरॉइड तो होगा नहीं। मैरिज ऑफ RH प्लस मैन, देखिए कितना अच्छा ये सवाल पूछा एग्जाम में, और मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से बताया था। फिर मुझे लगा था कहीं मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर देखा हो तो क्या होगा, अरे यार कितना डिटेल पढ़ा रहा है, 11 12 थोड़ी पढ़ना है। लेकिन ये सवाल पूछा एग्जाम में कि जब RH प्लस मैन हो, RH प्लस माइनस वुमेन हो, मैंने बताया कि बच्चे कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए, अगर मदर, ये है मदर, ये है फादर, ये है बच्चा, मतलब बेबी, इन्फेंट है ना, इन्फेंट, मदर का प्लस है ना, फादर का प्लस है, बच्चा का आर्टिजन, मतलब जो RH जो होता है ए पॉजिटिव है तो RH फैक्टर पॉजिटिव होगा। ओके, मदर का माइनस, फादर का माइनस, तो आपका ये प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है, और एक सेकंड, ठीक, एक सेकंड, ठीक है, ओके, एक ये यहाँ प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर प्लस, ओके, माइनस माइनस फिर भी प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये केस होता है, ठीक है। मतलब एक देखिए, मदर का RH नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव हो, और फादर का RH पॉजिटिव तो बच्चा RH पॉजिटिव होगा, मदर का पॉजिटिव हो, फादर का नेगेटिव तो फिर भी बच्चा पॉजिटिव होगा। लेकिन कब होता है, जब मदर का नेगेटिव हो जाता है, मदर का नेगेटिव हो जाता है और फादर का पॉजिटिव हो, लेकिन जो बच्चा होगा वो उसका पॉजिटिव, तो मदर का RH फैक्टर नेगेटिव और बच्चा जो उसके पेट में उसका RH फैक्टर पॉजिटिव, दोनों का मिसमैच होता है, दोनों का RH फैक्टर मिसमैच होता है। तो क्या होता है कि जब भी प्लेसेंटा के माध्यम से, पता है सब कुछ न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है ना, न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है, तो पहला प्रेगनेंसी टाइम में तो चलो ठीक है, सब कुछ सही होता है। पहला प्रेगनेंसी के टाइम में जो एंटीबॉडी बनाती है कौन, महिला, मीन्स मदर का जो ब्लड जो है, मदर का जो ब्लड है जो एंटीबॉडी बनाएगा किसके लिए, इस RH पॉजिटिव के लिए, इस RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडी बनाएगा वो प्लेसेंटा को पहला बार में पार नहीं कर पाता है, पहला बार में पार नहीं कर पाता, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनाता है उस एंटीबॉडी का नाम है IgG, पार नहीं कर पाता। लेकिन ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी वो घातक हो सकता है। सेकंड प्रेगनेंसी टाइम में जो एंटीबॉडी बन चुका है उस महिला के अंदर, और फिर जो बच्चा होगा फिर उसका RH फैक्टर माता से अलग हो जाएगा, तब उस समय जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी होगा IgM, और ये एंटीबॉडी IgM, और ये एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को पार कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को पार कर जाएगा। सर बात को एक सेकंड, सॉरी, कोई बात नहीं, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे IgM होगा, IgM, पहले IgM बनता है जो पार नहीं कर पाता है, फिर IgG, ये जो एंटीबॉडी बनेगा ये प्लेसेंटा को पार कर जाएगा, और ये प्लेसेंटा को पार करते ही उस बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, समझना है कि इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस। क्यों होता है, जब माता का RH निगेटिव हो जाए और बच्चा का RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। बस यही ध्यान रखिए कि पहला जो प्रेगनेंसी होता है, पहला डिलीवरी सेफ होता है, बस सेकंड
डिलीवरी फटाल होता है। फटाल मीन्स की जानलेवा होता है, बट कुछ बहुत सारे इंजेक्शंस निकल गए हैं तो जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण, एंटीजेंस का निर्माण करवा देते हैं, अलग बात है, लेकिन हमें याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए कि आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को पार कर जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिस्टोब्लास्टिक एक तरह का बीमारी है, सॉरी एक तरह का कंडीशन है, इसको हम लोग हेमोलाइटिक डिजीज भी बोलते हैं, है ना, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूफाउंड फीटस एंड न्यूबॉर्न। ओके, एक रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जब मदर का इम्यून सिस्टम अटैक करता है बच्चे के रेड ब्लड सेल पे, और ये होता है जब रेड ब्लड सेल प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में घुस जाता है और मदर के बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और उस बच्चे के एंटीजेंस के रूप में, है ना, और उसके रेड ब्लड सेल को मार देता है। इसी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कंडीशन है, खत्म, आगे चलेंगे। एंटीबॉडी हमारे बॉडी का जो होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है बताइए? ग्लाइकोप्रोटीन है। कोई मतलब है ये सवाल का? बताइए। एंटीबॉडी मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था आपको? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, 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 ओके, और एक मैंने बताया फिब्रोनिजिन, फिब्रोनिजिन। हमारे प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, एक एल्बुमिन है ना, एक ग्लोबुलिन जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, जो एंटीबॉडी बनाने में काम करता है ना, एंटीबॉडी बनाने में काम करता है, वही तो था, ठीक है। तो एक तरह का प्रोटीन है, पहला बात ग्लाइकोप्रोटीन है। फिब्रोनिजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। और एल्बुमिन जो है आपका जनरली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉरी नॉट प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है ना, ऑस्मोटिक प्रासरण जिसको मतलब प्रासरण बोल रहे हैं, प्रासर संतुलन को मेंटेन करता है ना, और ब्लड है जो भी चीजें याद रखते हो। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन, फिब्रोनिजिन, 3 तो होते हैं, खत्म। तो एंटीबॉडीज क्या है आपके? ग्लाइकोप्रोटीन है, खत्म। आप दिमाग लगाना नहीं चाहता, आगे चलते हैं, सवाल इजी से बन जाएगा। ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम फॉस्फेट, ब्लड के कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को। देखिए ध्यान रखें, ग्लूकागोन क्या है भैया? ग्लूकागोन अल्फा सेल पेनक्रियाज छोड़ेगा, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, बस कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है वही आपका कि आपके बोन्स, आपके टिश्यू, इन सब के ग्रोथ को करता है, बढ़ाता है। और जो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उसका जो एंटीरियर भाग है ना, एंटीरियर भाग इसको बोलते हैं, उससे जो आपका जनरली जो ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, आपको पता होना, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा तो आप आपके जो बीमारी होगी उसको क्या बोलते हैं? गैगेंटिज्म जिसको बोलते हैं ना, पूरा भीमकाय हो जाएगा बच्चा, पूरा फेस बड़ा हो जाएगा, है ना। जब आपके बहुत एडल्ट एज में जब आपको निकलेगा तो एक्रोमेगेली बीमारी हो जाएगा, नहीं आपका ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो डॉर्फिज्म, बौनापन हो जाएगा। तो इसे तो कर चुके हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया था, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन जो है आपके ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करेगा और फास्फोरस लेवल को भी इंक्रीज करेगा। इसी का उल्टा है बाबू, वो उसको बोलते हैं टीसीटी, है ना, जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, है ना। ये आपका थायराइड ग्रंथि के द्वारा, आपको पता होना चाहिए, थायरोक्सिन और एक कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है जो टीसीटी बोलते हैं, जो कि आपके कैल्शियम लेवल को कम करता है, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो टीसीटी और पीटीएच एक दूसरे का उल्टा है, तो आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था, देखिए ये मैंने पढ़ाया, उसी का है मटेरियल, उसी का मटेरियल है, कुछ नहीं। इंक्रीज कैल्शियम और फास्फोरस लेवल, तो ये सब मैं करवा चुका हूँ, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपके पास 4 पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, 4 आपके पराप्टू ग्रंथि होते हैं, इस थायराइड ग्रंथि के पीछे ही होते हैं, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। When there is decrease in concentration, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं हो तो आप ज्यादा सांस लेंगे, क्योंकि आपको फिर वो मेंटेन करना है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स टू वाट स्ट्रेस, बहुत जल्दी ही स्ट्रेस कहीं पे हुआ, कहीं परेशानी हुआ और तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, वो हार्मोन कौन होगा? इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं ना, इपिनेफ्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिनेफ्रिन। अमीनो एसिड है क्या ये? अमीनो एसिड हार्मोन है इपिनेफ्रिन, सॉरी इपिनेफ्रिन तो लिखा हुआ है यार, हम क्या लिख रहे हैं, ओके।
एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जिसको हम लोग 3F हार्मोन भी बोलते हैं। फ्लाइट, भाग जाओ, लड़ जाओ, डर जाओ, और इमरजेंसी हार्मोन। है ना, तो ये इजी है ना। एंड्रोजन आपको जेड, जो आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जनरली, आप जब मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि में बीच वाला को मेडुला बोलते हैं, उसके बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और उसके भी 3 पार्ट मैंने बताया था, बांटा था, है ना, रेटिकुलेटा, फेस्कुलेटा और सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो जनरली है वो रेटिकुलेटा से निकलता है और वो हार्मोन निकालता है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन ही होता है, जो कि आपके जो जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है उसको दिखाने का काम करता है। तो ये तो होता नहीं। कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बताया हूँ, अभी आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन उत्तर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे आगे हम लोग देख लेते हैं ना। यहाँ पे होगा तो ठीक है, मैंने डाला होगा तो, नहीं डाला तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। एक एक चीज़, कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, मैं आपको हर एक चीज़ करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। देखिएगा, तो जनरली हमने क्या किया था, एड्रेनल ग्रंथि के बारे में, है ना। अभी एड्रेनल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होगा, बोले किडनी के ऊपर में। किसके ऊपर, किडनी के ऊपर में ग्रंथि बैठा होगा, एड्रेनल ग्रंथि, इसलिए किडनी के ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसे मान लेते हैं कि ये ग्रंथि है, तो इसके बीच वाला पार्ट को बोलते हैं मेडुला, और मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन। क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन निकलता है, और आपको सोमैटोस्टैटिस भी निकलेगा जो कि रोकेगा चीज़ों को, और एपिनेफ्रिन जो आपका इमरजेंसी हार्मोन है, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन भी उत्तर होगा, तो वही दोनों एक ही, दोनों इमरजेंसी हार्मोन है। तो ये मेडुला भाग से, कॉर्टेक्स वाला भाग 3 भाग में बढ़ जाता है, और 3 में मैंने बताया था, एक तो है ग्लोमेरुलसा, जोना, जोना लग जाएगा, है ना, जोना। एक था, एक एक चीज महत्वपूर्ण है भाई, इसको मजाक मत लेना। जोना आपका हो जाएगा ये फेस्कुलुटा, हाँ फेस्कुलुटा, फेस्कुलुटा। एक नाम नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको हार्मोन याद रखना है, जोना रेटिकुलेटा। ग्लोमर जो जोना ग्लोमेरुलेसा पार्ट है, जो जैसे 3 लेयर में बांट देते हैं, ठीक है, 1 2, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये इसको होगा जोना ग्लोमेरुलेसा बोलेंगे, ठीक है। इससे जो निकलता है वो निकलता है मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। और मिनरलोकोर्टिकोइड में हार्मोन है, उसका नाम है एल्डोस्ट्रोन। क्या नाम है, एल्डोस्ट्रोन, है ना, क्या नाम इसका है, एल्डोस्ट्रोन है। अच्छा, एल्डोस्ट्रोन के बारे में मैंने आपको बहुत से तरीके से बताया था कि जो एल्डोस्ट्रोन है आपके बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। ओके, फिर दूसरा चीज कि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शंस। अच्छा देखिए, किडनी के पास हार्मोन है, तो किडनी वाला काम तो होगा, किडनी का काम है आपके मूत्र का निर्माण करना, और वहां पे आपको रीअब्जॉर्प्शंस भी आपको दिखाई देता है, पुनः अवशोषण। तो पुनः सोडियम आयन को जब फिल्टर होता है, उसके बाद सोडियम आयन को दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब कर लेने का काम एल्डोस्टेरोन हार्मोन के ही कारण होता है। क्लियर है। जोना फेस्कुलुटा से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड। नाम नहीं आता चलेगा, लेकिन ग्लूको आ गया, ग्लूको, जाहिर सी बात है कि इसमें जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल, है ना। और कोर्टिसोल को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो ये हार्मोन निकलेगा। ये अलग से, ये रिस्पॉन्स टुवर्ड स्ट्रेस है। क्योंकि रिस्पॉन्स ये स्ट्रेस हार्मोन है। मतलब जब स्ट्रेस आपका होगा, जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करने का कारण हो गया कि आपके शुगर लेवल भी बढ़ा देता है। ये शुगर लेवल भी बढ़ा देगा, क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ा देगा। और ज़्यादा शुगर आपके बॉडी में होना, ग्लूकोज होना, ओबेसिटी, तो जब मोटा हो जाते हैं, ये सब चीज़ हो जाते हैं, तो ये सब कोर्टिसोल के कारण होता है। और जेना रेटिकुलेटा में मैंने बताया एंड्रोजेंस निकलता है ना, सेक्स कोर्टिकोइड बोलते हैं, जो कि एक हार्मोन है जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। तो ये महत्वपूर्ण, हमें महत्वपूर्ण ये है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड, है ना, ये ध्यान में रखना। ओके, ये कैसे याद रखेगा, अब कैसे याद रखना, इस सवाल किस तरह से आता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं, लिखिए, एक एक लाइन लिखना है, एडिशन बीमारी। एडिशन बीमारी कब हो जाएगा, जब आपके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड की मात्रा बढ़ जाएगी और मिनरलोकोर्टिकोइड
ग्लूकोकोर्टिकोइड बोलेंगे तो आपको याद है कोर्टिसोल, और मिनरलोकोर्टिकोइड बोलेंगे तो आपको याद आएगा एल्डोस्ट्रोन। तो और इसका मात्रा जो है आपका कम जाएगा, एक का मात्रा बढ़ गया, का मात्रा तो एडिशन बीमारी हो गया। एक बीमारी होता है आपको कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम, क्यूसिंग कसिंग 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 सिंड्रोम। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है कि दोनों का मात्रा कम था, ग्लूकोकोर्टिकोइड का मात्रा भी कम गया और मिनरल कोर्टिकोइड का मात्रा भी कम गया, तो कुशिंग सिंड्रोम हो गया। और एल्डोस्ट्रोन की मात्रा बढ़ जाने से, एल्डोस्ट्रोन बढ़ जाएगा तो आपकी जो बीमारी है उसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम, कॉन्स सिंड्रोम। हर एक चीज, हर एक लाइन जरूरी है और मैंने पढ़ाया है, इसलिए एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई डोनेशन करेंगे तो मैंने तो पढ़ाया था कि जब आई डोनेशन करते हैं तो हम लोग कॉर्निया डोनेशन करते हैं। कॉर्निया क्यों डोनेशन करते हैं कि कॉर्निया जो है एक तरह का फिब्रस लेयर में है, फिब्रस लेयर में, जहां पे आपके ब्लड का सप्लाई नहीं है, है ना। कॉर्निया सबसे बाहर वाला पार्ट है ना, सबसे ज्यादा प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन यही होता है, रिफ्रैक्शन, है ना। तो कॉर्निया जो है फिब्रस लेयर है, और कॉर्निया का ही तो जो इसी लेयर के पीछे वाले लेयर को स्क्लेरा बोलेंगे। बाहरी पार्ट, आंख का बाहरी पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं, ड्रीड पत्तल बोलते हैं भी, है ना। और उसके आगे वाला पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। बीच वाला पार्ट जो पिगमेंट जिसमें रहता है उसको कोरोइड बोलते हैं, और जहाँ पे आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स क्रोड एंड कोन को सिकाएं होते हैं उसको हम, वहाँ पे आपका रेटिना हो गया। ओके, रेटिना हो गया। ओके, ये मैंने बता दिया आपको अच्छे तरीके से। और मैंने बताया कि भैया कि जब भी आपके प्रकाश जब आएंगे उस प्रकाश को कितना जाना है, कितना कम आना है, ये कंट्रोल कौन करता है, तो बोलेंगे आपकी आइरिस। आइरिस जो आपका जो कलर पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ब्लू, किसी का ब्लू आइज, किसी का अलग आइज, तो वो आइरिस है। और आइरिस के बीच में जो गोल का दिखाई दे रहा है जो काला, उसको बोलते हैं पुपिल। और उस पुतली से ही आपका लाइट घुसता है, और पुतली छोटा बड़ा करना काम है आइरिस का। जैसे ही ज्यादा लाइट दिखाई देगा तो छोटा हो जाएगा, कम लाइट दिखाई देगा तो बड़ा हो जाएगा, और ये सब पुतली के कारण। फिर आगे है लेंस, और ये लेंस जो है, ये लेंस का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो काम करता है वो करता है सिरलरली मांसपेशियां। तो सिरलरली मांसपेशियां जो हेल्प करती है किसमें, तो बोलेंगे आप अकोमोडेशन में। क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे अकोमोडेशन में। तो ये सब मैंने बता दिया था, तो यही है। चलिए आगे चलते हैं। एचसीएल जो सेक्रेट करता है उसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जो है आपके हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे 3 तरह के सेल आपको दिखाई देते हैं। तो जो एचसीएल का सेक्रेशन करते हैं वो आपको कहलाएंगे कौन सा, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, है ना। आप देखिए हमारा स्टोमिक जे शेप का है, हमारा जो स्टोमिक का जो अंदर का लेयर है वो सेरोसा का लेयर है, सॉरी म्यूकोसा का लेयर है, और जो अंदर का लेयर उसको सेरोसा बोलते हैं, सॉरी बाहर का लेयर को सेरोसा बोलते हैं, अंदर के म्यूकोसा। तो हमारे इस स्टोमिक के जो अंदर का लेयर है उसको सेरोसा, क्या बोलेंगे, म्यूकोसा, जो म्यूकस निकालेगा, और बाहर के लेयर को बोलेंगे सिरोसा, है ना। एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे सब चलेगा। म्यूकोसा में जनरली 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, उसी लेयर में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। तो एक तो क्या म्यूकस नेक सेल जिसको बोलते हैं, ये म्यूकस का उत्पादन करेगा, म्यूकस, है ना, एक म्यूकस का उत्पादन करेगा। पेरिएटल या ऑर्जेंटिक सेल जो है, पेरिएटल या ऑर्जेंटिक सेल जो है वो आपका एचसीएल का उत्पादन करेगा, एचसीएल का उत्पादन करेगा। और चीफ सेल जिसको बोलते हैं, मुख्य या प्रधान कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, वो पेप्सिन, है ना, उसका उत्पादन करेगा, पेप्सिनोजेन। यही पेप्सिनोजेन जब एचसीएल का स्रावन होगा तो इसको मीडियम मिलेगा, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, ये आपका ये आपका सॉरी पेट है, स्टोमिक है। स्टोमिक का जो रीजन जुड़ा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से वो कार्डिया रीजन है। ओके, फिर ये पूरा वाला बीच वाला रीजन बॉडी, इसको आगे वाले रीजन को बोलते हैं फुंडुस। क्लियर है। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं, तो मुझे बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझदार हैं, चीज़ों को देखते होंगे, वीडियो को समझते होंगे, एमसीक्यू आपको समझ में आ रहा होगा, तो कोई मतलब नहीं है। सेक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है आपके पैनक्रियाज को, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो आपके चाइम यूज बोलते हैं, चाइम क्या है, जो खाना आपके पेट में स्टोमिक से आ रहा है बाहर, कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आएगा। तो हमारा खाना जब हमारे मुंह से जब नीचे चला जाता है, मुंह से जब एलिमेंट्री कैनाल में, तो बोलस बोला था, इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जब हम लोग खाना चबा हुआ लिए तो बोलस बन गया, फिर हमारे पेट में गया, पूरा पेट में डाइजेशन होता है ना पूरा पेट में, तो उसको बोलते हैं काइम। और फिर ये काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है, लेकिन ये काइम जो है भैया वो एचसीएल के माध्यम से सब कुछ हुआ है इसके अंदर। मतलब इस काइम का जो नेचर है वो है एसिडिक नेचर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा नहीं, इसको चाहिए न्यूट्रल। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना,
वहां पर सेक्रेटरीन जो है वो निकलेगा और बोलेगा पेनक्रियाज को, है ना, पेनक्रियाज को बोलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जैसे पहुंचना होगा तभी ये आपका ये जो पेनक्रियाज को बोलेगा कि तुम कौन सा छोड़ो, सेक्रेटिन जो बोलेगा कि तुम बायोकार्बोनेट्स आयन को छोड़ो, बायोकार्बोनेट आयन को। तो बायोकार्बोनेट का सेक्रेशन करना, है ना, बायोकार्बोनेट का सेक्रेशन करना, है ना, आपका सेक्रेटिन के कारण होता है, जो कि पेनक्रियाज को काम करने के लिए बाधित करता है। तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा सेक्रेटिन, और पेनक्रियाज फिर बायोकार्बोनेट आयंस को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देगा। फिर वहाँ पे जो माध्यम बन जाएगा, एक तो एल्कलाइन माध्यम आ गया, एक एसिडिक का न्यूट्रल माध्यम बन जाएगा। फिर वहाँ पे आपका जो भी पेनक्रियाटिक जूस जो है आपके वो उस न्यूट्रल माध्यम में ही काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका काम होता है पेनक्रियाज का, ठीक है। जो छोटे छोटे, अब देखिए मैंने लिख दिया, सेक्रेटिन जो है आपको पेनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। चोलेसाइटोकाइनिन, देखिए चोलेसाइटोकिनिन जो है वो आपके गॉल ब्लैडर को कांटेक्ट करेगा, और क्यों, क्योंकि बाइल जूस रिलीज करता है गॉल ब्लैडर। गैस्ट्रिन जो है वो प्रोड्यूस होगा स्टोमक में, और ये सेक्रेशन किसका कराएगा, गैस्ट्रिक जूस का, है ना। और देखिए इंटेरोगैस्ट्रोन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को कम कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है, HCl आ गया, म्यूकस आ गया, है ना। तो आपको समझना है हर एक चीज कि सेक्रेटिन है तो पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करने के लिए कह रहा है। चोलेसाइटोकाइनिन को सीके के बोलते हैं, वो आपका गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। समझ रहे बात को, थोड़ा थोड़ा चीज को समझना है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, देखिए फूड का एब्जॉर्प्शन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग का ड्यूडेनम, फिर बोलेंगे जेजुनम, फिर बोलेंगे इलियम, DJI, ये आपका 3 पार्ट है, छोटी याद का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में आपका डाइजेशन सबसे ज्यादा, जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट कहाँ खत्म होता है, यहाँ पे। और फिर उसी डाइजेशन से मेन पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन करने की क्रिया जो होती है वो इलियम में होता है ना। तो इलियम में जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है वो आपका रसांकुर, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी पे, है ना। स्मॉल इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस इनर लाइनिंग पे आपके इस तरह से बॉडी इस तरह से होते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में काम करते हैं। और विलाई, उसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इसी विलाई के बीच बीच में आपको ब्रूनर ग्लैंड दिखाई देगा, जो म्यूकस का इसी में तो ब्रूनर ग्लैंड दिखाई देगा जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करेगा, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी बीच में आपको क्रिप्ट ऑफ लिवर क्योर्न्स भी दिखाई देंगे, लेकिन बिलाई आपको याद रखना। इसी बिलाई में मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले कि लिम्फेटिक्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल ग्लैंड, सॉरी जिसको बोलते हैं लैक्टियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैक्टियल, जो कि बसा का अवशोषण करता है। सब कुछ यार चीजें जो मैंने पढ़ाया उससे याद है। बिलाई को रसांकुर बोलते हैं, रसांकुर। सवाल देखिए, सब बीपीएससी का सवाल पूछा, सब बीपीएससी टीचर का सवाल, एक एक सवाल बना दीजिएगा। ग्रीन कलर ऑफ वाइल, देखिए वाइल बोलेंगे वाइल जूस, पीने वाला जूस नहीं है, ओके। देखिएगा, तो वाइल जूस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, बोलिए वाइल जूस है तो जाहिर सी बात है कि इसको लीवर बना रहा है, और कहाँ पे है, गॉल ब्लाडर में है, गॉल ब्लाडर में जमा है, पित्ताशय में जमा है बाइल जूस, है ना। बाइल जूस में सब कुछ है लेकिन ये एंजाइम नहीं है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं है। 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक आपका होता है बिलुरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है, बिलीवर्डिन का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ओके। और बिलीरुबिन का कलर होता है आपका जनरल रेडिश ऑरेंज, ठीक है। बाइल के बारे में इतना चीज ध्यान में रखिएगा बाइल के बारे में। अच्छा, बाइल जूस आपको जाहिर सी बात है कि गॉल ब्लैडर से निकलेगा, और ये वही पेनक्रियाटिक वाला जो आपका जो डक्ट था, जहाँ से पेनक्रियाज के से जो भी जूस आ रहे थे, और ये जो वाइल जूस है वो सब एक ही जगह निकलता है, कहाँ पे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला जो पहला पार्ट है वहाँ पे आपको इसे सेक्रेट करेगा, ठीक है। और जाके कहीं ना कहीं जो
माध्यम जो है आपके पेनक्रियाज में, पेनक्रियाटिक जूस का जो माध्यम होता है कि वो एल्कलाइन नेचर में नहीं काम करेगा, उसको न्यूट्रल में माध्यम चाहिए, तो वो उसको क्रिएट करता है, ठीक है, उसको क्रिएट करता है। और ध्यान रखिएगा कि वाइल का बहुत महत्वपूर्ण काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट होता है, फैट को तोड़ना ग्लिसरॉल में, है ना, ग्लिसराइड में, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है आपका बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है वसा को पचाने में काम करता है, लाइपेज को एक्टिव करने में, क्योंकि लाइपेज ही तो वसा को पचाएगा, तो लाइपेज को एक्टिव करने में काम करेगा बाइल जूस। और बाइल जूस एक तरह, बाइल जूस में सब कुछ होता है, सॉल्ट वॉल्ट एवरीथिंग, बट उसमें कोई भी किसी भी तरह का इंजाइम नहीं होता है, किसी भी तरह का आपका इंजाइम नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पीएच मान पूछ देगा तो ठीक है, 7 से लेके 8.5 8.6 तक होता है, तो आप देख सकते हैं इसका है, ठीक है, क्लियर है। तो पित्त का हरा रंग पूछा तो बिलिवर्डिन हो जाएगा, हरा रंग है तो बिलिवर्डिन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट 1, देखिए पीएच माध्यम एकदम एसिडिक है, HCl कहाँ, पेट में, और पेट में कौन है, पेप्सिन, कौन है, पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है कैसे, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसैचराइड्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, मोनोसैचराइड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। लैक्टियल किससे, लैक्टियल फिर सवाल आ गया, वही रिपीट हो गया। लैक्टियल जो है हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प में आता है, और लैक्टियल के बारे में हम लोग को पता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फेनोमेनन ऑकर बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा, RBC और प्लाज्मा के बीच में कौन सा मतलब जो होता है, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए जनरली हम लोग उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए, क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो जो मान लो टिश्यू है, टिश्यू बहुत काम करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, और ये बनाते हैं CO2। और जब ये RBC में हमारा RBC में CO2 जाएगा, है ना, और RBC में H2O जब रहता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड से H+, है ना, H+ और HCO3 में टूट जाता है, ठीक है। टिश्यू CO2 का उत्पादन कर रहा है, ये RBC को दे रहा है, RBC में पहले से RBC में H2O है और CO2 दोनों मिला के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बाद में टूटता है H+ आयन में, HCO3 आयन में, HCO3 आयन में। तो HCO3 आयन जो है ये दे देगा प्लाज्मा को, ये प्लाज्मा में ट्रांसफर कर देगा RBC कि जाओ 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 तुम्हारे पास, और प्लाज्मा से क्या लेगा, क्लोरीन लेगा, प्लाज्मा से लेगा क्लोरीन। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, कि क्लोरीन को इसने शिफ्ट करवा लिया RBC अपने पास, है ना। और इसी का जो रिवर्स क्लोराइड होता है वो होता है आपके लंग्स में, लंग्स में आपका रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है। लंग्स में RBC जो है वो आपका HCO3 को लेगा, और क्लोरीन को छोड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छा सवाल है क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे कह रहा है कि CO2 जो सरफेस पे होता है हमारा जनरली जो, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होता है ना, सॉरी डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, सॉरी डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन, क्योंकि एयर एक्सचेंज की बात करा ना कि ऑक्सीजन और CO2 जो होता है एल्वेओलाई के पास कैसे ब्लड से CO2 लेना जो ब्लड में अगर है तो, और फिर ऑक्सीजन देना ब्लड को। तो ये जो प्रक्रिया होता है एल्वेओलाई और जनरली ब्लड टिश्यू के बीच में, है ना, और ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये एक तरह का डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, प्रासरण होता है। प्रासरण कैसे, प्रासरण तो सबको पता है कि हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर की ओर फ्लो होना, ये प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत इजी सवाल था, है ना, इजी सवाल था, तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग उत्तर कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोलते हैं, प्रासर बोलते हैं, जो भी हो यार हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन समझिएगा कि हम लोग को डिफ्यूजन बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं, ठीक है, प्रसार बोलते हैं। पानी रहता है, पानी वानी का माध्यम रहता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं हिंदी में। क्रेब साइकिल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्रेब साइकिल जब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, इस सब का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना ही क्रेब साइकिल होता है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है 38 ATP में क्रेब साइकिल में। जो दो पायरुवेट जब आपने देखा कि साइटोप्लाज्मा में, सेल के साइटोप्लाज्मा में जो ग्लूकोज था जो 2 पायरुवेट में टूटा, है ना, और उसके बाद फिर आगे जाके जो हमारा जो क्रेब साइकिल के अंदर में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2O ये सब का जो करना बनाएगा वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे ATP के रूप में भी ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड 3 हो जाएगा, तो है मोर देन वन ऑफ द एबव।
क्लियर। देखिए जहाँ पे डिटेल जाना होगा हम जाएंगे, जहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाना होगा हम लोग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। क्रेब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ। क्रेब चक्र को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आपको क्रेब चक्र के लिए महत्वपूर्ण चीजें आपको समझ में आना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। लिम्फ, हम लोग का लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफर क्यों है, मैंने आपको कितना तरीके से बताया था। लिम्फ का दे तो दिमाग लगाइए दो चीज, एक तो पहले आपका ब्लड आपके पास है, बोलिएगा हाँ। ब्लड में से बोलिएगा कि निकाल दो प्लेटलेट्स, बोलेंगे निकाल दिए, निकाल दो आरबीसी, जो बचेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिम्फ। तो बोलेंगे अच्छा लिम्फ हो जाएगा तो मतलब क्या फिर बोलिएगा अच्छा डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लाज्मा हो गया। तो हम बोलेंगे ठीक है डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा लिम्फोसाइट लो, हम बोलेंगे लिम्फोसाइट लो, मोनोसाइट लो प्लस प्लाज्मा लो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लिम्फ होता है उसमें केवल डब्ल्यूबीसी होता है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आरबीसी तो होगा नहीं, खत्म। तो लिम्फ समझ, लिम्फ का काम क्या है, बसा का अवशोषण कर लेना है ना। इसके बहुत सारे टॉन्सिल वॉन्सिल सब इसी के अंदर में आते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दिया है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, अच्छा एंटीबॉडी बनाना है तो कौन बनाएगा, लिम्फोसाइट बनाएगा। थ्रोम्बोसाइट तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो लिम्फोसाइट बनाएगा जो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर आता है। और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देखिए एक सेकेंड, व्हाइट ब्लड सेल WBC, सोल्जर है, कैसा है, सोल्जर है भाई, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको मार देगा WBC, है ना। ओके, WBC के बारे में तो बताइए, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बैसोफिल और आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 पार्ट बताया था ना जी WBC को। WBC को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, रक्षा करता भी है, जाहिर सी बात है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा लड़ाई कर फैगोसाइटिक है, मतलब लड़ाई कर लेगा, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल उसको मार के खा जाएगा, मतलब मार देगा। स्नोफिल जो है एलर्जी में हेल्प करता है, मतलब एलर्जी के लिए संबंधित है। बैसोफिल के बारे में बताया कि हिस्टामिन, ये सब प्रोटीन हिस्टामिन हो गया है ना, ये सबको रिलीज करने का काम करेगा। मोनोसाइट के बारे में बताया सबसे बड़ा WBC, सबसे बड़ा WBC है, सबसे बड़ा WBC कौन है, मोनोसाइट, ये भी लड़ाई करता है। लिम्फोसाइट के बारे में बताया था सबसे छोटा WBC है, सबसे छोटा WBC है। एंटीबॉडी बनाएगा B और T लिम्फोसाइट, इसको बारे में मैंने बताया था, है ना, B और T लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट, कितना सही तरीके से मैं चीजों को समझाया हूँ, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते। प्लाज्मा बता रहा है, प्लाज्मा बताइए, जो कि मैंने प्लाज्मा के जस्ट बारे प्लाज्मा प्रोटीन 3 बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनिजिन। तो फिब्रोनिजिन जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खत्म, कोई मतलब ही नहीं है सवाल में, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन कहाँ होता है, जाहिर सी बात है कि परानिस्पंदन जो होगा आपका कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। मैंने बताया था इस तरह से आपके बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स में, है ना। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल, है ना, बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं इसको। और इसी के अंदर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये जो आएगा ब्लड को लेके उसको बोलते हैं एफरेंट, ले जाएगा उसको बोलते हैं इफ्रेंट, है ना, इफ्रेंट। अब इसी के अंदर होता है प्राण, बहुत हाई प्रेशर में आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इस तरीके से ब्लड को फिल्टर करता है कि भैया ब्लड का एवरी पार्ट छना जाता है, सब छना के बॉमेन कैप्सूल में चला जाता है, सब छना जाता है, कुछ नहीं बचता, सब कुछ छान देता है, इतना हाई लेवल का होता है। लेकिन फिर बाद में रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होता है, बार जो यूजफुल चीजें हैं उसको वापस फिर से पुनः अवशोषण करने का काम होता है। और कहाँ होता है, PCT में, DCT में, हेनले लूप में, ये सब मैं बता चुका हूं यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। तो परानिस्पंदन जो होगा ग्लोमेरुलस में होगा, बॉमेन कैप्सूल में नहीं होगा, क्योंकि बॉमेन कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाई प्रक्रिया, हाई, है ना, इस बात को समझिएगा। बीच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लासेंटा क्रॉस करने वाला है वो IgG है, ये जस्ट मैंने बताया था, वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन ऑकर अंडर द कंट्रोल ऑफ, मैंने बताया था यार कि आपका
हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, रिलीजिंग हार्मोन बता देते हैं, ये जो भी है ये भी है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि का पीछे वाला भाग, पोस्टेरियर भाग, जहां से ऑक्सीटोसिन निकलता है, और आपका एंटीड्यूरेटिंग हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और इसके इससे निकलता है आपको बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोफिन जो होता है, गोनाड्स जो जननांग होते हैं, टेस्टिस ओवरी, उसको रिलीजिंग करने के लिए कहता है। ये जैसे कि आपका एफएसएच आएगा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आता ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलटी, है ना, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन्स आपको आएंगे। और आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर होता है आपके लेडिंग सेल है ना, लेडिंग सेल्स को बोलेगा कि टेस्टोस्टेरोन को निकालो, टेस्टोस्टेरोन को छोड़ो। और जनरली लेडिंग सेल्स को भी बोलेगा ये कि आपको स्पर्म का फॉर्मेशन है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कह दे तो एफएसएच और एलएच दोनों। तो ऑप्शन नंबर ये होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। खत्म, ये सब बता चुके हैं यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए ये था कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोला टेस्टिकल्स को, सेमिनिफरस ट्यूब्स को बोला कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया करो, वहाँ पे सर्टोरी सेल्स होते हैं, वो लेडिंग सेल्स जिसको बोलते हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कलर डिफिस, देखिए कलर मैंने बताया था कि आपके आंखों में, आपके रेटिना के वाला पास में जगह वाला पास कोन्स की संख्या कम होगी तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो कोन्स मैंने बताया, रोड क्या होता है, डार्क लाइट को स्टिमुलाई करता है, डार्क लाइट को सेंसेशन फील करता है, ठीक है। कोन्स जो आपका है वो व्हाइट लाइट, है ना, सॉरी ब्राइट लाइट, नॉट व्हाइट लाइट, ओके, लाइट तो ब्राइट होता है, ब्राइट एंड फिर हमारा क्या हो गया, हमारा कलर। तो ये दोनों चीजों कौन करता है, हमारा कोन्स को सिखाएं, ठीक है। हमारे आंखों में बाइपोलर नर्व्स होते हैं, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, देखिए गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को सेक्रेट करता है कौन, आपको बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी तो मैंने बताया एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व देखिए देने आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया ना कि कोई भी चीज जो भी स्टिमुलाई होता है, जो भी चीजें हमें उत्तेजना फील होता है ना, कोई में चुट्टी काट लिया, पता चल गया चुट्टी काट, तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक करेंट उत्पन्न होता है। ये सब मैं पहले बात कर चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट उत्पन्न होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करेंट जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, एक्टिव पोटेंशियल। तो सॉरी एक्शन पोटेंशियल। तो जो एक्शन पोटेंशियल जो होगा ये जनरेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो, इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जनरेट होगा तो अगला न्यूरॉन्स को भेजना चाहेगा, और अगला न्यूरॉन्स का पता होना चाहिए डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट रिसीव करेगा, एक्सोन्स के माध्यम से उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे भेजेगा, है ना, नोड ऑफ रेनवियर से ऐसे उछलते जाएगा। तो रोड ऑफ नेरवियन से उछलते जो होता है उसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, है ना, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। फिर आगे जाके यहाँ पे जो एक्सोन टर्मिनल होगा वहां पे ट्रांसफर होगा, फिर अगला न्यूरॉन ट्रांसफर, ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। ये हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में आएगा तो हम उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बस सॉल्टेटरी याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। हार्मोन कुछ भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, कोई मतलब है। देखिए यही तो मैंने बताया था, एक बार इसको रिवाइज करना है। किस तरह का सेल होता है इजलेट ऑफ लैंगरहांस में, जो कि ग्लूकागोन, भैया इजलेट ऑफ लैंगरहांस अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन को करता है, ग्लूकागोन जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा, है ना। बीटा जो इंसुलिन जो ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, है ना, ये मैं बता चुका हूं। तो अल्फा सेल, वीडियो जाकर देखिए समझ में आएगा, ठीक है, एक चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का स्रावन करता है, जो कि रोकता है। द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर CA मेटाबॉलिज्म, समझिएगा बात को, CA मेटाबॉलिज्म। तो CA आयंस का
मेटाबॉलिज्म दो आदमी करता है। एक तो बोलेंगे CTCT, है ना, कैल्सिट्रॉन जिसको बोलते हैं ना, जो आपके थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है। और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन, जो कैल्शियम लेवल को ही बढ़ाएगा और फास्फोरस लेवल को बढ़ाएगा। TCT का काम है कैल्शियम लेवल को कम करना, लेकिन है तो कैल्शियम के बारे में। तो CA मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड पैराथायराइड दोनों रिस्पॉन्सिबल है मोर देन वन ऑफ द एबव। खत्म। सवाल को देखिए, फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रिएटेड मसल्स मांसपेशी के बारे में बात करें। जब हम लोग मसल्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जितना ही मूवमेंट हमारे शरीर में होता है सब मसल के कारण होता है। मसल्स तो जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन होता है उस छोटी सी इकाई को बोलते हैं सैक्रोमेयर। देखिए हम समझते हैं इसको अच्छे तरीके से कैसे। देखिए ये हमारा है मसल्स। इस मसल्स में आप देखिएगा कि छोटे छोटे मसल्स के बंडल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे मसल्स के बंडल दिखाई दे रहे हैं ना। ये मसल्स के बंडल ऐसे ऐसे पैक रहते हैं, उसको जिसमें पैक रहते हैं उसको बोलते हैं फैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बंडल होते हैं। ये छोटे छोटे बंडल में जो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हो मसल्स फाइबर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर कहलाते हैं। और ये जो गोल गोल मसल्स फाइबर्स के ऊपर जो लाइनिंग उसको सैकरोलेमा भी कहते हैं, और इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो ये इस तरह से मसल्स ऐसे सरियाया रहता है पूरा, ठीक है, एकदम लाइनिंग एकदम पूरा सिलिंड्रिकल लाइनिंग तरह के पूरे बहुत सारे मसल्स सरिया के ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उस मसल्स में अगर पूरा अच्छे तरीके से देखा जाएगा ना, तो जो ब्राइट, आप ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा जो लाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्टिन। क्या बोलते हैं? एक्टिन पार्ट बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। मतलब ये जो इसमें दो तरह के आपके प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन बोलते हैं। और जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग मायोसिन। दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। इससे बना होता है आपका मसल्स फाइबर, मसल्स प्रोटीन या मसल्स फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैक्रोमेयर जो है आपके मसल्स के, देखिए मसल्स तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके स्ट्रिएटेड मसल, वैसे मसल जिसको आप जूम करके देखिएगा तो उनके बॉडी उसके ऊपर लाइनिंग होते हैं। कैसे लाइनिंग होते हैं ना, लाइनिंग, तो वो कहलाते हैं रेखीय मसल्स। हमारे हाथ वा सब जगह दिखेगा वो। एक होता है नॉन स्टेट, उसके ऊपर मतलब चिकना होगा, स्मूथ होगा, जाहिर सी बात है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे आहार नाल के दीवालों के लाइनिंग में, एलिमेंट्री कैनाल्स में आपको नॉन स्टेटेड मसल दिखाई देंगे। एक होता है कार्डियक, जो हमारे हार्ट के पास जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स है, जो कि वो भी एक तरह का कैसा मसल है? स्ट्रिएटेड है, जो कि ये भी एक तरह का रेखीय लाइनिंग वाला मसल्स है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, ओके, तो मसल्स के बारे में हमने कवर कर लिया। अब सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, वो होता है एक्टिन और मायोसिन। अभी मैंने बताया। और बताया मायोफाइब्रिन, जिसको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं मसल्स का, है ना। मायोफिब्रिल्स वही जो आपका इस तरह से था ना, इस तरह से ये पूरा सरिया के, तो ये मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन है। और एक्टिन और मायोसिन्स होते हैं आपके मायोफिब्रिल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्सिन और मायोसिन होते हैं। सब्सटेंस दैट एक्युमुलेट इन फैटिग्ड मसल्स, थकी हुई मांसपेशियों में जमा होने वाला पदार्थ। 50 और बताएं लैक्टिक एसिड का जमाव, वहां पे एक अनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन के हेल्प से वहां पे श्वसन हो जाता है हमारे मांसपेशियों में, और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जो कि आपका थकान को बताता है। ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस में, कह रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटिनाइन। या इसे याद कर लीजिए, मसल्स के बारे में मैंने शायद नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे मेरे दिमाग से निकल गया था, 15-20 मिनट का टॉपिक, लेकिन छूट गया। लेकिन मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ कि मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के समय जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होता है मसल्स के लिए क्रेटिनिन फॉस्फेट से। कहाँ से मिलता है? क्रेटिन फॉस्फेट से मसल्स याद आएगा तो क्रेटिन फॉस्फेट याद रखना है। खत्म। कह रहा है कि मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, तो ब्लड को वापस आने से कौन रोकता है? जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है तो हमारे जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व खुलते हैं और ब्लड ऊपर चला जाता है, और फिर वॉल्व बंद हो जाते हैं, और फिर वापस ब्लड नहीं आ पाएगा, मिक्सअप नहीं होगा ब्लड। वो होता है आपका वॉल्व इन द हार्ट्स, है ना। कैसे कैसे वॉल्व होते हैं आपको पता है? ट्राइकुस्पिड वॉल्व होता है ना, बाइस्क्यूपिड वॉल्व होता है, कपटीय कपाल, द्विकपटीय कपाल, इधर मिट्रल वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व पटी, है ना। तो उसको तो वॉल्व्स जो होते हैं हार्ट के वही रोकते हैं, ब्लड को वापस नहीं आने देते।
यूरिया का सिंथेसिस जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोसाइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल ही होता है जब आप अमोनिया को यूरिया में चेंज करते हैं। कैसे में चेंज करते हैं? यूरिया में चेंज करते हैं ना। जब आप अमोनिया को आप यूरिया में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोसाइकिल। ऑर्निथोसाइकिल जो कि आपका कहाँ होता है? किडनी में होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल, देखिए DCT में आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो होता है, सबको पता है कि भाई जब परानिस्यंदन होगा तो सब कुछ छना जाएगा, फिर वापस हमको कुछ चीज़ चाहिए ब्लड को, हमारे शरीर को, तो उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारे किडनी के पास, और वो होता है DCT में होता है, PCT में होता है। जाहिर सी बात है। तो DCT में ये सब जो होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? मैंने आपको बताया था एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, है ना, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, जिसको हम वैसोस्प्रेन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है भैया कि रीअब्जॉर्प्शन करवाना। ये कंट्रोल होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के किस लोब से? बोलेंगे पीछे वाला पक्ष भाग से। पक्ष भाग में जो भी हार्मोन है, ADH है, एक ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों हार्मोन को बनाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज कौन करेगा? तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि का पिछला भाग ADH हार्मोन को या वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है, बोलता है किसको? आपके किडनी को कि भैया वाटर को फिर से वापस ले लो, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लो। ये आपका वैसोप्रेसिन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सवालों को। यूरिन को रेगुलेट करता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन के वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है। एक तो एल्डोस्टेरोन करेगा और एक आपका ADH करेगा। ADH वही आपका मैंने बताया रीअब्जॉर्प्शन, पानी को वापस पुनः अवशोषण करने का काम करता है ADH, है ना। और एक आपका एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन के बारे में मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि में जो पहला वाला जो आपका है जोना है ना, ग्लोमेरुलस, उसमें आपको एल्डोस्टेरोन निकलता है। एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन सिंड्रोम हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम आयन को रीअब्जॉर्प्शन कराना। और जाहिर सी बात है कि आपको यूरिन का वॉल्यूम उससे तो बढ़ेगा ना भाई, तो वही जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझना अच्छे तरीके से डिटेल से। डायरोसिस वही हो गया, हिंदी में मूत्राधिकार, ज्यादा आपके अंदर यूरिन बनने लगेगा तो डायरोसिस बोलेंगे, है ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, देखिए जब भी फिल्टर होके वापस से फिर से हमको उस सब्सटेंस को फिर से रीअब्जॉर्प्शन करना है तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है PCT में। क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंस PCT में क्या होता है? PCT में। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप समझ सवाल को एक एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई। यहाँ है DCT में, तो DCT में सोडियम होता है ना, DCT में सोडियम को वापस खींचते हैं। और PCT में आपके PCT में जितना ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है वो PCT में खींच लिया, और DCT में आपका सोडियम प्लस आयन को वापस खींचेगा। कुछ वाटर तनिमनी है तो आपका लूप ऑफ हेनले से खींच लेगा ज़्यादा। तो ये तीनों से आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यूजफुल सब्सटेंस PCT से, सोडियम आयन को DCT पे। मैंने ऐसे ये इस तरह से मैंने बनाया था बॉमन कैप्सूल, इसके अंदर इस तरह से था, है ना, इस तरह से। तो ये वाला एरिया तो इसको PCT बोलते हैं, फिर ये वाला एरिया को DCT बोलते हैं। ये सब फिगर में मैंने अच्छे तरीके से बताया था यार, तो आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको बोलेगा तो इस तरह से याद रखना। एक एक लाइन वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, आपको एक एक सवाल याद हो जाएगा। इन बीच पार्ट ऑफ बॉडी, ओस्टियो मतलब होता ही हड्डी, तो ये तो आपको जाहिर सी बात है बोन हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं यार। एलिमेंट्री कैनाल में फैटी एसिड कहाँ? फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करना है ना, फैटी एसिड को। अच्छा बताइए, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे तो फैटी एसिड कहाँ होगा? आपको जाहिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, इलियम में ही तो केवल होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ड्यूडेनम में खाना पचता है सबसे ज्यादा, अंतिम होता है आपका जिजनम में। और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया रसांकुरों के द्वारा, है ना, लिम्फेटिक वेजल्स के द्वारा आपके इलियम में होता है, इलियम में होता है। कह रहा है कि रूमिनेंट जो जुगाली करने वाले पशु होते, देखते हो गाय और बैल दिन भर मुंह चलाते रहता है, ठीक है। तो खाना क्या होता है? खाना उनके रूमिनेंट में स्टॉक रहता है, क्योंकि डायरेक्टली सोलोज को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो सोलोज को धीरे धीरे तोड़ने का काम करता है उसके उनके रूमिनेंट्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसके द्वारा। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे उसको तोड़ेगा, उस घास वास जो भी खाता है उसको तोड़ेगा, बहुत उसको क्या बोलते हैं, उसको फर्मेंटेशन करेगा, फिर उसके बाद पचाने लायक हो, तब जाके वो पशु जो है बार बार निकाल के खाता है ना, वापस लाता है। तो बैक्टीरिया
बातों को समझिए मेरा। देखिए ये प्रोसेस देखिए, खाना रूमेन में गया, फिर वापस रूमेन से फिर मुंह में आता है, फिर खाता मुंह में आता है, फिर ये सब करते करते धीरे धीरे चीजें होते रहती हैं, इसको हम लोग समझें, ठीक है। फूड आफ्टर गेटिंग चर्न इनटू स्टोमक, स्टोमक में जब हमारा फूड चला आएगा तो उसको क्या बोलेंगे काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम। हमारे एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर खा के यहाँ से जब हमारा फूड यहाँ आएगा तो उसको बोलस बोलेंगे, यहाँ पे काइम बोलेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर का संकुचन क्या क्यों होता है? मैंने बताया चोलेसाइटोकाइनिन हार्मोन के कारण। कितना इजी है, सेक्रेटिन के कारण आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, है ना। सवाल देखिए भाई कि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? सबसे ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होगा? बोलेंगे इलियम में होगा। इजी सवाल है, कोई मतलब ही नहीं सवाल में, है ना। यहाँ लिखा है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है आपका जेजुनम में, ग्रहणी इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। जेजुनम में सबसे ज्यादा मतलब भोजन का जो पूरा कंप्लीट रूप से पूर्ण तरीके से भोजन पच गया, कहाँ? जेजुनम में। जजमान खत्म हो चुका। भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। आयरन का पूछेगा तो ध्यान रखिए, आयरन का अवशोषण कहाँ हो जाता है? ग्रहणी में ही हो जाता है। और विटामिन B12 और बाइल जो होता है वो भी आपका इलियम में होता है, इलियम में। तो ध्यान रखिए, आयरन पूछा, आयरन का अवशोषण कहाँ होगा? तो बोलेंगे ग्रहणी में। आयरन को ग्रहण कर लेता है, आयरन को ग्रहण कर लेता है, खत्म। थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ बट सवाल ज्यादा है, अभी तो 200 सवाल बचे हुए हैं। यहाँ पे इतना हम लोग कर लेते हैं पहला पार्ट में, फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, वहां पे सवाल करेंगे। ये तो मैं बता चुका। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, देखिए धमनी है तो शुद्ध रक्त ले जाएगा, लेकिन पल्मोनरी लग गया, फुसफुस धमनी, तो उल्टा काम करेगा, अशुद्ध रक्त ले जाएगा लंग्स के ऊपर। तो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यहाँ तो सिंपल लिखा है हार्ट से लंग के बीच में, एक आचार, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैपिलरी के बारे में मैंने बताया था, कोशिकाओं, इधर से नस, इधर से आपका वेंस आ गया, वेंस, इधर से आपका आर्टरीज आ गया। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड द वेंस। बी का 3 खत्म। आपको याद है नहीं याद? आंसर आपको सामने है। सी का 2 कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है तो हार्ट से मसल्स की ओर ले आना, तो कोरोनरी आर्टरी का काम है। डी है पल्मोनरी वेंस, वेंस है तो उल्टा काम करेगा, फेफड़ा से रक्त को साफ करके लाएगा आपके हार्ट में, पल्मोनरी वेंस। तो ऐसे चीजों को समझना है भाई, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप अच्छे तरीके से करेंगे तो। कह रहा है कि इसमें से देखिए लिगामेंट, लिगामेंट मैंने बताया था ना यार, MBT, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करेगा टेंडन। यहाँ पे मसल्स को बोन से लिगामेंट जुड़ा दे, गलत। लिगामेंट का काम तो क्या है? बोन से बोन को जोड़ने का काम है, लिगामेंट को खत्म। लिगामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, सही बात है, लिगामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन देखिए हमारा टेंडन जो होता है वो हार्ड होता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये हार्ड होता है। लेकिन हमारा जो लिगामेंट होता है वो भाई क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा, है ना। लिगामेंट कंटेन, लिगामेंट में बहुत कम मैट्रिक्स होता है, बहुत कम मतलब लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3 इज द राइट आंसर। सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारे ह्यूमन हार्ट का थिकनेस सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो देखिए हमको पता है कि राइट और लेफ्ट है, हमें पता है ना। पहले हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड जो आएगा स्टार्टिंग में वो कहाँ से आएगा? हम बोलेंगे कि राइट एरिया से, राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है जो पंप करेगा तो कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी से चल जाएगा लंग्स में, लंग्स से ब्लड साफ होके आएगा वेंस के माध्यम से, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ जब आएगा तो फिर हमारा लेफ्ट में, जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला पार्ट में, लेफ्ट आर्टिकल से, लेफ्ट ऑरिकल में, है ना, लेफ्ट ऑर्टिकल से नीचे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद हमारा हार्ट जो पंप करेगा वो पूरे हमारे ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सब मेन जो इसका पूरे बॉडी में भेजने का काम करेगा, तो ये लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल जो है वो मजबूत होना चाहिए, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल मजबूत होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल मजबूत होता है, खत्म। हार्ट देखिए ये क्या? हाँ, हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालना होता है। तो SA नोड के द्वारा, SA नोड, तो उसको साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं। साइनो आर्ट्रियल जो है वो सिग्नल इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। साइनो आर्ट्रियल नोड यहाँ पे आपका कहाँ से? राइट साइड ऑफ हार्ट से, राइट साइड ऑफ हार्ट से रिलीज करेगा। फिर आके NA वाला NA होता है, ठीक है,
एवी नोड बोलते हैं, एवी नोड, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड, वहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद कुछ बंडल्स ऑफ हीज, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज बोलते हैं, बंडल ऑफ हीज से आगे बढ़ेगा, फिर राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच में बढ़ेगा, फिर मसल से राइट, मतलब ये सब प्रक्रिया होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे नोड से हमारा जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट होता है, ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगा, फिर बहुत पुरकिंजे फाइब्रस में जाएगा, लेकिन चालू होगा एस ए नोड से हमारा हार्ट बीट, ऐसे नोड से हमारा करंट उत्पन्न होगा और हमारा हार्ट बीट होना चालू होता है। इस बात को समझेंगे। लीवर का फंक्शन क्या नहीं है, लीवर का फंक्शन क्या नहीं, लीवर है, ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, ठीक है, यूरिया बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ओके, डिक्शन, हाँ यूरिया क्या, एक सेकंड, लीवर यूरिया प्रोडक्शन कैसे करेगा यार, जाहिर सी बात है यूरिया प्रोडक्शन नहीं करेगा। अच्छा हाँ, एमिनेशन की प्रक्रिया होता है यार, सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, ओके, पहले समझते हैं। कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन लीवर का तो मेन काम है, बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉन, जो भी आरबीसी पुराना बूढ़ा हो गया, उस आरबीसी जानते हैं कि पलीहा कब्रगाह माना था, लेकिन लीवर भी क्या करता है, उस आरबीसी से हीमोग्लोबिन ले लेता है और कहता जाओ, हीमोग्लोबिन को ले लेने का काम करता है वो आरबीसी। तो कहीं ना कहीं आरबीसी उस आरबीसी से आरबीसी को बर्बाद करने का, तबाह करने का काम लीवर और स्प्लीन दोनों मिलकर करता है ना। लीवर और स्प्लीन, हम लोग स्प्लीन को बोलते हैं फिल्टर ऑफ ब्लड, जाहिर सी बात है लीवर और स्प्लीन दोनों मिल के आरबीसी को तोड़ने का काम करता है। तो ये तो सही है, ये सही है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, गलत। ये काम ऐसे कैसे करेगा, ये काम मतलब एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ से करेगा, ये सब काम तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही सब करेगा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होगा तो वो करेगा। तो यूरिया अमोनिया वाला भी काम जो है वहाँ पे आपका लीवर में होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो। एबीमैन में डेवलप बियर्ड एंड मॉस्टेक्स ड्यू टू, अच्छा एक महिला में ज़्यादा उनके बॉडी में ज़्यादा मूछे ऊछे सब बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्या उसके पीछे रीजन होना चाहिए, कैसे हो जाएगा बताइए, कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो क्या करा, थायरोक्सिन, अरे या थायरोक्सिन एंड्रेलिन, इससे कोई मतलब है बताइए, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, इससे क्या मतलब है, एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन, थायरोक्सिन ये सब कोई नहीं, लेकिन एड्रेनल कॉर्टेक्स, मैंने बताया था यार, एड्रेनल में एक जो होता है आपको एल्डोस्टेरोन, सॉरी एक सेकंड, मैंने बताया था आपको कि जो लास्ट वाला होता है जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, वहां पे एंड्रोजेन नाम के हार्मोन का स्रावन होता है, ज्यादा एंड्रोजेन हो जाएगा तो मोछ ऊछ आपको महिलाओं को भी दिखेगा, दोनों में होता है। तो ज्यादा अगर महिलाओं में हो गया तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स लीड टू मॉस्टेक्स इन महिलाओं में मूछ ऊछ आ जाएगा, ठीक है। पेरोसबायोपिया एक विजुअल डिफेक्ट है। पेरोसबायोपिया जो है वो आपको ध्यान में रखिएगा, जब आपके मसल सिलरली मसल जो कि आपके लेंस को पकड़ के रखा है और आप अकोमोडेशन दूर में वस्तु देख रहे हैं, नजदीक में वस्तु देख रहे हैं, लेकिन जब बूढ़ा धीरे धीरे हो जाएगा तो आपके सिलरली मसल सही तरीके से काम नहीं करेगा और एकदम कठिन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका लेंस सही तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाए तो आपको सबको धुंधला उंधला दिखाई देगा। ये होता है आपका बिकनिंग ऑफ सिलरली मसल्स, बिकनिंग ऑफ सिलरली मसल्स। तीन तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट वाला वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो इमेज बन रहा है रेटिना के आगे बन जा रहा है, रेटिना के आगे बन जा रहा है, तो मायोपिया हो गया। मायोपिया हो गया तो चुपचाप जाके इस्तेमाल करिए अवतल दर्पण, अब सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस दैट मीन्स की कॉनकेव लेंस। अच्छा उसका उल्टा होता है हाइप्रोमोपिया जिसको बोलते हैं दूर वाला चीज दिखाई देगा, नजदीक वाला चीज दिखाई नहीं देगा, मतलब जो भी फिगर बनेगा रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। इसके लिए आपको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये प्रेसबायोपिया मेरे जिसको जरा दूर दोनों होगा, जरा दूर सब कुछ दिखाई, सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा है, मतलब उसको चाहिए बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंथ चाहिए, है ना, मतलब एकदम खराब हो चुका। और इसको बोलते एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म है ना, एस्टिग्मेटिज्म, जो आपके जनरली पैरेलल लाइंस देख नहीं पाता, वर्टिकल और पैरेलल में उसको कोई फर्क नहीं पता चलता, उसके लिए चाहिए सिलिंड्रिकल लेंस। खत्म। तो अभी तो हम लोगों ने काम किया कि जो बीपीएससी जैसे एग्जामों में जो सवाल पूछा गया हम लोगों ने उनके ऊपर बात किया। हम लोगों ने लगभग 80 प्लस सवालों को किया और बहुत सही तरीके से, कितना देर में, 1 घंटा 38 मिनट में मैंने 80 सवाल करा दिया आपको और बहुत कुछ सिखाया भी, जितना हो सकता है मैंने उतना चीज बताया आपको, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे क्लास में फिर दोबारा नहीं ले रहा हूँ कि मैं चीजों को घूस रहा हूँ, वैसे नहीं करना। अभी 180 प्लस सवाल बचे हैं,
उन 180 प्लस सवाल को सेकंड वीडियो में लाऊंगा, और वो 180 प्लस सवाल कर लेने के बाद, और ये सवाल कर लेने के बाद लगभग तो आप तो मान के चलते हैं 70% बायोलॉजी खत्म हो चुका है। अब बायोलॉजी का 4-5 चैप्टर बचा, उसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा और बायोलॉजी पूरी तरीके से खत्म। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी में टाइम लगता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग काम यही है कि चीज़ों को शेयर करिए भाई। देखिए कि सवाल जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया, जो 12-13 दिनों में उससे कितना सवाल बन जाता है, कितना भी टफ का एग्जाम का सवाल आता है, आप सब बना दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया, सही तरीके से चीज़ों को मटेरियल तैयार किया। टाइम लगता है लेकिन अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो यही हमारा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें भी हम लोग 150, 100, 200 प्रश्न है ना, 180 प्लस है, 200 प्रश्नों को हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। वहाँ पे भी हमारा 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन हम अच्छे तरीके से, जब तक हम हर एक चैप्टर का MCQ नहीं कर लेंगे, हम नया चैप्टर में नहीं बढ़ेंगे। ये मेरा, ठीक है, केवल पढ़ा देने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।